आज के क्लास में हम शुरू करेंगे GS2 का। ओके, पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि GS2 में क्वेश्चंस आते कैसे और कहाँ कहाँ से आते हैं। GS1 का हमारा खत्म हुआ, एक्सेप्ट ज्योग्राफी हमारा खत्म हुआ। सेकेंड राउंड पे हम ज्योग्राफी ऐड करेंगे GS1 पे। नाउ GS2 पे एक है पॉलिटी। ओके, जाहिर सी बात है कि पॉलिटी में बहुत सारे होते हैं। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, ओब्वियसली इसमें प्रियम्बल भी जाएगा। जुडिशियरी, ओब्वियसली जुडिशियरी भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन अलग से हम करते हैं जुडिशियरी। और एक है जो कि लॉज होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ठीक है, जैसे कि NHRC एक्ट अभी अमेंडमेंट हुआ था, उसके बारे में पूछ लेंगे। RTI एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, RTI एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, वो करंट में है। NHRC करंट में है, NHRC भी एक लॉ से आया है, RTI भी एक लॉ से है, उसका सब रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो अमेंडमेंट क्या है? एक चीज क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि क्या क्या अमेंडमेंट है। मेन प्रोविजन 4 से 5 प्रोविजन आपको लिखना है, फिर आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस उसी प्रोविजन का देना है कि कितना सही है, कितना गलत है, और वे फॉरवर्ड देना है कि क्या सही हो सकता है। ओके, वो एक प्रकार का क्वेश्चन है। बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा, इन्हीं करंट रिलेटेड इश्यू से अगर पॉलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज ट्राई टू राइट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। लॉ कुछ है या नहीं, जुडिशियल में कुछ एक्ट या फिर कोई एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है या नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है उसके बारे में। फिर आप अपना एक खुद का एक व्यू दे सकते हो कि अच्छा, तो बहुत सारी चीज है जो कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन में दो दो प्रोविजन है तो एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं। रिलीजन का आर्टिकल 25 to 27 ऑलवेज अगेंस्ट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। तो उस हिसाब से आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत आपको पढ़ोगे, कोई बात नहीं, उसको तो पढ़ना पड़ेगा ही लक्ष्मीकांत, लेकिन लक्ष्मीकांत विल नॉट डायरेक्टली हेल्प यू इन मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग में लक्ष्मीकांत आप बार बार पढ़ोगे तो आपका क्लैरिटी बहुत बढ़ेगी, लेकिन हाउ टू यूज द रेलिवेंट पॉइंट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत इन एन आंसर विल हेल्प यू इन गेटिंग मार्क्स। ओके, तो ये एक पोर्शन हो गया GS2 का। इसमें सब आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पार्लियामेंट, स्पीकर, कमिटीज सब आ सकते हैं। एवरी ईच एंड एवरीथिंग। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत। कोई एस्टिमेट्स कमिटी पूछ लेगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कमिटी के बारे में, या फिर कैग के बारे में पूछ लेगा। कैग के बारे में क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा कैग के बारे में। कोई एक पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में पूछ लेगा। ओके, तो साइड बाय साइड अगर आप मुझे पूछ लिया करो कि हम कैसे पढ़ेंगे। मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसको एक रीड कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आने का चांसेस है। स्पीकर के बारे में रीड कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आने का चांसेस है। कैग के बारे में पढ़ लो, डायरेक्ट। अटर्नी जनरल के बारे में पढ़ लो, वहां से डायरेक्ट है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ लो, डायरेक्ट है। एंटी डिफेक्शन लॉ जब पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन लॉ नॉर्मल स्टैटिक पोर्शन आप पॉलिटी से पढ़ोगे, राइट। उसके बाद एंटी डिफेक्शन का करंट अफेयर्स देखो। अभी जनवरी 2020 में जो केसेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, क्या अच्छा हो सकता है, व्हाट थिंग्स कैन बी एडेड टू मेक दिस एंटी डिफेक्शन क्लॉज मोर लाइक इन मोर डेमोक्रेटिक वे, और मोर अच्छा कैसे हो सकता है, मोर प्रिजर्व हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स है इस लॉ पे। ओके, काफी बायसनेस दिखता है एंटी डिफेक्शन लॉ पे, क्योंकि स्पीकर यहाँ पे मेन आदमी है। स्पीकर के हिसाब से एंटी डिफेक्शन होता है, स्पीकर ही डायरेक्ट फाइनल अथॉरिटी है। तो स्पीकर जब कुछ भी एंटी डिफेक्शन बोलते हो, और हमेशा स्पीकर रूलिंग पार्टी से बायस होता है, तो ओवरऑल एंटी डिफेक्शन एक बायसनेस आ जाता है। तो उसको सुधार लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, रिसेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है। और उस केस का नाम है केशम मेघाचंद्रा केस, जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। केशम मेघाचंद्रा केस में 2020 कि कैसे एंटी डिफेक्शन को और इंडिपेंडेंट बनाएंगे। ओके, तो उस हिसाब से पढ़ना हमेशा। तो ये हो गया एक पार्ट GS2 का। दूसरा पार्ट क्या है, पॉलिटी के बाद और क्या आता है, यहां पे और एक चीज आता है जो कि है वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स कैसे पढ़ोगे बोल देता हूं। देखो, वेलफेयर स्कीम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस विल कम डायरेक्ट इन नेचर, तो उसका प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल,
जो मैंने आपको 365 विजन का बताया या फिर किसी का भी 365 आप पढ़ सकते हो मेंस रिलेटेड, जो कि करंट में यूजुअली करंट का ही आता है, तो उसका प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, लेकिन करोगे कैसे, स्कीम्स, एक क्वेश्चन स्कीम्स का आएगा, ठीक है, 1 और 2, एंड इट विल बी मोस्टली डायरेक्ट इन नेचर। तो जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो कि काफी, जैसे कि मैंने हमेशा बोलता हूँ, करंट अफेयर्स में इस साल भी बोला था, इट हैज टू बी, इट शुड हैव ए नेशनल कैरेक्टर। बड़ा स्कीम होना चाहिए, छोटे मोटे स्कीम्स का स्कोप नहीं होता है मेंस में, इट्स द स्कीम शुड बी बिग। इट कैन बी एनी स्कीम बाय द वे। अगर एग्रीकल्चर स्कीम आएगा तो वो GS3 पे आ जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर GS3 में आता है। GS2 में मोस्टली आप देखोगे जो कि डेवलपमेंटल स्कीम्स है और वेलफेयर स्कीम्स बोल सकते हो, डेवलपमेंट स्कीम्स। कोई अगर SC ST रिलेटेड स्कीम है, कोई एक माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम है, कोई एक नॉर्मल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर स्कीम है, तो ऐसा करो अपने नोट्स में उसको आंसर के फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट प्लेन सिंपल रफ नोट्स बना दो, पॉइंट्स बना दो, ये पॉइंट्स है, ये इसका प्रोविजन है। और प्रोविजन कहां से मिलेगा, अच्छा वाला प्रोविजन आपको दो साइड से मिलेगा, एक साइड है विकासपीडिया, एक साइड है अर्थपीडिया। वहां से अगर पॉइंट्स लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज यहाँ के जो पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो इट विल, योर आंसर विल लुक डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज अदर्स जो आंसर लिखते हैं वो नॉर्मल जो हमारा XYZ UPSC साइट से वहां से लिखते हैं, और वहां से काफी एडिटेड वर्जन भी है, वहां से आप करो, कंसल्ट करो, वहां से साइट से भी आपको लेना पड़ेगा पॉइंट्स, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हॉलिस्टिक करो ताकि अलग लगेगा थोड़ा, विकासपीडिया और अर्थपीडिया, और इन यहाँ पे तो वो स्कीम मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों में से वो स्कीम अगर नहीं है देन यू कैन टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस साइड एंड गवर्नमेंट साइड, PIB और gov.in। ओके, बाकी GS2 में IR का क्वेश्चन आएगा, IR का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, IR का क्वेश्चन अराउंड 20-30 क्वेश्चंस में कराऊंगा। IR क्वेश्चंस में यूजुअली जो इंटरनेशनल रिलेशन का इंडिया स्पेसिफिक रिलेशंस, उसका इकोनॉमिक रिलेशन, उसका एनवायरमेंटल रिलेशन, उसका उसका डिफेंस रिलेशन, बहुत से रिलेशंस होते हैं, उसका सोशल रिलेशन, कल्चरल रिलेशंस, एवरीथिंग उस चीज पे आएगा, ठीक है। IR के बाद और एक आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के भी 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी मेनली जो बॉर्डर सिक्योरिटी होता है, बहुत सारे है वैसे, बॉर्डर सिक्योरिटी हमारा पाकिस्तान के साइड पे है, चाइना के साइड पे है, इश्यूज भी हो रहे हैं, एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरनल 3 सिक्योरिटी हाँ, पे। बट ऑल क्वेश्चंस आर मोस्टली जनरल इन नेचर, डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं। तो अभी 2017-18 में 1-2 आते थे, लेकिन अभी 3 या 4 आ रहे हैं, 3 मान के चलो। तो क्वेश्चंस काफी जनरल हैं, लेकिन आपको पॉइंट्स अच्छे लिखने हैं, और उसमें आपका करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत बेसिक करंट अफेयर, ये नहीं कि इसमें कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर चाहिए, बेसिक करंट अफेयर भी आपको अगर पता है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी के ऊपर लिख रहे हो तो उसका नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड कुछ रोड कनेक्टिविटी या फिर कुछ स्कीम्स अगर जान लोगे तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा उस हिसाब से। साउथ में जो कि अपना अरेबियन सी में जो पायरेसी वगैरह होता है, या फिर बहुत सारे हैं, चाइना कंट्रोल कर रहा है, ऑल दिस क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू IR, कनेक्टिविटी हर जगह है। और इसमें नक्सल का भी एक पॉइंट है, वो भी आ सकता है क्वेश्चन, नक्सलिज्म। ओके, तो GS3 में ये एक हो गया, और क्या है, बेसिकली पॉलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप कोर्स देखोगे तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियरी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर को सब अलग अलग किया है, उसको सब में पॉलिटी पे डाल दिया, सब में से एक एक क्वेश्चन आएगा, एक दो हर किसी में से आएगा, स्पीकर से, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा, जुडिशियर से एक आएगा, प्रियम्बल से एक आ सकता है, वैसा करके कुछ, मतलब मेन बल्क इसका पॉलिटी से है, बाकी 1-2-3-4 इस हिसाब से स्कीम्स में 1 या 2, एंड इंटरनल सिक्योरिटी से 3-4-2, और IR से वही 3 या 4 उसके हिसाब से आएंगे। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी इज GS2 पार्ट, राइट, नॉट GS3, GS2। GS3 3 का पार्ट है क्या? यस सर, इंटरनल एक बार सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, नहीं एनवायरमेंट नहीं, है। वो सब तो है GS3 में। इंटरनल सिक्योरिटी भी GS3 में है या 2 में है, एक बार कंफर्म करो। GS3 3, सर। ओके ओके, ठीक है। 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड IR और यार सोशल जस्टिस, ओके, ये है बस। सोशल जस्टिस को भी मैं पॉलिटी पे ही लेता हूँ,
ठीक है, क्योंकि सोशलिस्ट इज नथिंग बट डीपीएसपी रिलेटेड स्टफ है, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो GS3 में ये इंटरनल सिक्योरिटी को वहां पे करेंगे, कोई बात नहीं। ओके ओके, तो इस हिसाब से GST को करना है। तो मेरा आंसर 100 क्वेश्चन के ऊपर प्लस कोई भी 365 को रीड करोगे, ठीक है, और वहां पे अगर कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको तो आप अपना नोट्स में लिख सकते हो या फिर अपने आंसर को एनरिच कर सकते हो। स्कीम रिलेटेड टू वल्नरेबल ऑल्सो, स्कीम्स बोल दिया ना यहाँ पे, स्कीम्स जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है वो उसमें सब जाता है। देखो सिलेबस में जो करते हैं वो सब आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है, मतलब पॉलिटी पे ही कुछ 10 टॉपिक दिए हैं, सब पॉलिटी का है। स्कीम्स बोल दिया मतलब स्कीम्स में सब जाते हैं, वल्नरेबल हो नॉन वल्नरेबल हो सब आते हैं। ओके, जो कि मैं बोला कि SC/ST रिलेटेड स्कीम्स वो क्या है, वो वल्नरेबल ही तो है, अभी तो बोला SC/ST का जो स्कीम्स है। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन प्रियम्बल से ही शुरू करेंगे। एक दो क्वेश्चन एक टेम्पलेट बना देना प्रियम्बल रिलेटेड क्वेश्चन। प्रियम्बल इज द फिलोसॉफिकल की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये एक एनालिटिकल आंसर है तो आपको लिखना पड़ेगा, 150 वर्ड का है। आप 150 वर्ड बहुत छोटा हो जाता है तो उसमें डायरेक्टली आप ऐसे आंसर लिखोगे ताकि डिमांड जो फिलोसॉफिकल की यहाँ पे वर्ड है उसको सेटिस्फाई करे, उस डिमांड को सेटिस्फाई करे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दोगे कि सोर्स कहाँ से आया है, सोर्स ऑफ प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया, 1946 ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द फिलोसॉफिकल की टू इट। क्यों फिलोसॉफिकल की है, मुझे बताओ वो फिलोसॉफिकल की क्यों है। देखो जो हम बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, उस बुक का कंटेंट बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं, पहले प्रीफेस में थोड़ा आइडिया बता देता है, मतलब उसका आइडियोलॉजी बता देता है कि इस बुक के अंदर ये चीज है। प्रियम्बल वही काम करता है, मतलब एक एक वर्ड के टर्म पे एक्सप्लेन नहीं करता है, बस बोल देता है कि इसका जो कोर आइडियोलॉजी है या फिर फिलोसॉफिकल की वो वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो चीज है यहाँ पे वर्ड के फॉर्मेट में बता देता है, तो वही चीज को एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज। ओके, तो द प्रियम्बल स्टार्ट्स विथ, पहले स्टार्ट कर दो कि प्रियम्बल शुरू कहां से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। द प्रियम्बल स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया डॉट डॉट डॉट, और सब लिखने की जरूरत नहीं, व्हिच मींस दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर रेस्ट विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी सुप्रीम। वी द पीपल ऑफ पावर मतलब क्या, वी द पीपल ऑफ पावर मतलब हम, अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर हमसे ही है। आज हम सरकार चूज करते हैं, कल हम सरकार गिरा भी सकते हैं, ठीक है, अगर काम नहीं करेंगे तो हम सरकार चेंज कर देंगे, वी कैन चेंज द पावर, राइट, क्योंकि वोटिंग हमसे होती है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर रेस्ट विद द पीपल ऑफ द कंट्री, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब हम जो लोग हैं पावरफुल सबसे ज्यादा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी सुप्रीम। इट गाइड्स द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन हर साल क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में। It guides the aspect of constitutionalism by explaining the reasons, intent and scope of the constitution. Constitutionalism मतलब क्या, जो भी सरकार कुछ भी आर्बिट्रीनेस से कर नहीं सकती, इट हैज टू गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार की पावर के ऊपर एक पाबंदी है। ओके, that is, so it guides the concept of constitutional. Now because it is a 150 word, what I did is I just maintain what it guides the aspect of constitutionalism, और इस constitutionalism को अगर 250 वर्ड है 2 लाइन एक्सप्लेन कर देना, सिंपल। We know what is constitutionalism, we have studied in politics, so it guides the concept of constitutionalism by explaining the reasons, the intent and the scope of the constitution, सब इसी में है। ओके, यहाँ पे ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में you have to use the right word, ठीक है। फिर आ जाओ, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस सब लिखा है वहां पे, तो ये सब लिखा है यहाँ पे, है कहाँ, किस फॉर्मेट में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के फॉर्मेट में, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आर आल्सो इंश्राइंड इन द प्रियम्बल। बिकॉज ऑफ दीज आइडियल्स फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी वर एनेक्टेड इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स इज पॉलिटिकल जस्टिस, डीपीएसपी इज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। डीपीएस में वही सब तो है, and political justice is fundamental rights. So these are the ideology mentioned in preamble, like the philosophy, and the explanation or the implementation is there in the constitution in the form of fundamental rights and DPSP. वही तो क्वेश्चन पूछा है। ओके, और क्या है, द आइडिया, फिर आ जाओ आगे बढ़ते हैं, प्रियम्बल में और क्या लिखा है, द आइडिया ऑफ सोवरेन, socialist, secular and democratic republic state is clearly mentioned in the preamble. Thus, it is perceived as the projector of the desired established state.
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो सोवरेन है सोशल, यहाँ पे देखो 150 वर्ड तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, अगर 250 वर्ड तो आप और एक लाइन एक्सप्लेन कर सकते हो हर एक पॉइंट पे, क्योंकि मैं अभी डिस्कस करके बोल देता हूँ। द आइडिया ऑफ सोवरेन, सोवरेन मतलब हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर, वी आर सोवरेन पीपल और ए सोवरेन कंट्री। द आइडिया ऑफ ए सोवरेन। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट बताना जरूरी नहीं है, वी ऑल नो सोशलिस्ट क्या है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आर देयर इन डीपीएसपी ओनली, ये तो हमारा डीपीएसपी में भी तो है। सेक्युलर सबको पता है, सेक्युलर क्या है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सबको पता है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं जो प्रियम्बल में लिखा है, ये सब अपने अपने जगह के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिट किया गया है। सो हेंस इट इज परसीव्ड एज द प्रोजेक्टर ऑफ ए डिजायर्ड एस्टैब्लिश्ड स्टेट। ओके, नेक्स्ट, द प्रियम्बल ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एज प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ व्हिच कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम ईच अदर। ये तीन बहुत जरूरी है। अब ये कहां पे है, ये कहां पे है मुझे बताओ। लिबर्टी इक्वालिटी कहां पे है, एक लाइन ऐड कर सकते हो। लिबर्टी कहां पे है 19, इक्वालिटी कहां पे है आर्टिकल 15, फ्रैटर्निटी कहां पे है बताओ। फंडामेंटल ड्यूटी। ड्यूटीज एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट में है, ठीक है। every legislation and statutes every legislation and statutes are in conformity with the spirit of the preamble and thus constitutionality is preserved। जितना भी हमारा लॉ, जितना भी हमारा लेजिस्लेशन है, जो भी लॉज वगैरह है, स्टैट्यूट है या फिर रूल्स जो भी हम बनाते हैं, एवरी रूलिंग पार्टी मेक्स लेजिस्लेशन एंड रूल्स हैज टू बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद द स्पिरिट ऑफ द प्रियम्बल, नॉट विद द, यहाँ पे स्पिरिट वर्ड जरूरी है। प्रियम्बल के साथ कॉन्फॉर्मिटी नहीं है, हमारा कॉन्फॉर्मिटी है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वी कांट डू एनीथिंग, लाइक लॉज कांट बी मेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पकड़ती है या फिर कोर्ट उसको वॉइड करती है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट आप जाते हो। और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल का जो प्रिंसिपल है वो आया तो प्रियम्बल से है ना। तो अगर आप उस हिसाब से लिंक करोगे, एवरी लेजिस्लेशन एंड स्टैट्यूट्स आर इन कॉन्फॉर्मिटी विद द स्पिरिट ऑफ द प्रियम्बल, जिसके वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रिजर्व होता है। सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट नो रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कंप्लीट विदाउट रीडिंग प्रियम्बल बिकॉज इट समराइजेस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी हम जब हम पढ़ते हैं, नो रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कंप्लीट विदाउट रीडिंग प्रियम्बल। वन मोर चीज भी ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मुझे बता दो, प्रियम्बल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था या 1935 में था या बोथ में था? एनीवन? बताया था मैंने क्लास में, कहां पे था? ये प्रियम्बल नहीं, मैं इस प्रियम्बल की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल 1909। डज वाज देयर अ नॉर्मल प्रियम्बल फॉर 1919 एक्ट? यस और नो? टेल मी, किसी को याद है? 1919। 1919 में प्रियम्बल था या नहीं? यस सर। It was there. 1935 में preamble was not there. But our preamble came from objective resolution. ठीक है? One more prelim stuff which I'll explain when I start my polity class. What is the difference between objective resolutions and our preamble? Objective resolution से बहुत सारे चीज preamble में आए, but not all. Not all. Question can come in my test series. I put a question. Which of the following words were common to both objective resolution and preamble? कुछ वर्ड्स कॉमन थे, यहां से लिया गया है, बट ऑल डे कुछ वर्ड्स नहीं लिया गया था। ओके, जो कि मैं स्टैटिक क्लास में पढ़ाऊंगा। फाइन, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है आपको। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, पॉपुलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड।
पॉपुलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि पॉपुलिज्म क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, हमको पता है बट लिखना पड़ेगा। ये कैन नॉट गो हैंड इन हैंड बट क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। तो दो पक्ष आपको देना है, टू साइड आपको देना है। ओके, so populism is a political approach that strives to appeal to ordinary people। पॉलिटिकल अप्रोच है that strives to appeal। पॉपुलिस्ट टेंडेंसी बोलते हैं ना, मतलब इलेक्शन से पहले हम कुछ स्कीम्स कर देते हैं तो वो लगता है कि वो बहुत ही पॉपुलिस्ट अप्रोच है। म्यूट करो एनीवन, म्यूट करो किसी का। ओके, सो इट इज द आइडिया दैट द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एट ऑड्स विद ईच अदर। ये एक ऐसा आइडिया, ऐसे बोलते हैं कि सोसाइटी दो ग्रुप पे डिवाइड किया गया है जो कि एक दूसरे से ऑड है, मतलब मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, ऐसा करके एक आइडिया है, थॉट है। When important concerns of the people are not addressed by the elites, the populist movements tend to form to challenge the establishment. Their ideas rejuvenate democracy, bring new people into the political process, and adjust the political system to societal change. जब important concerns of the people, मतलब जब मेजोरिटी लोगों का जो डिमांड्स हैं, अगर दैट इज ऑल्सो नॉट एड्रेस्ड बाय द पीपल और बाय द रूलिंग पार्टी और बाय द पार्टी और बाय द गवर्नमेंट, तो ये पॉपुलिस्ट मूवमेंट आते हैं। दो तरफा है, अगर आप मेजोरिटी की बात नहीं सुनोगे तो वो रिटर्न में तुम्हारे एस्टेब्लिशमेंट गिरा सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉपुलिस्ट मूवमेंट। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, हमेशा मेजोरिटी और जो वोट बैंक पॉलिटिक्स आप बोल दो, जो मेजोरिटी है उसको हमेशा सपोर्ट करती है या फिर उनका डिमांड्स हमेशा रखती है। उसी का जो थॉट है और जो फेनोमेनन है, जो सोशल थॉट है, उसको हम पॉपुलिज्म बोलते हैं। अपने लैंग्वेज में लिखो या फिर ये लिखो, ये टेम्पलेट बना देना इसको। ओके, तो पॉपुलिज्म का मतलब ये है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लास्ट 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रीलिम्स के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is a political philosophy in which the authority of the power is derived from the people and the written constitution limits the tyranny of the ruling government। ruling government arbitrary से कुछ नहीं कर सकती। it is a political philosophy in which the authority of the power जो है ना वो लोगों से डिराइव होती है, हमसे डिराइव होती है, क्योंकि हम चुनते हैं उनको, हम चुनते हैं। अगर वो काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो 5 साल बाद हम सरकार गिरा भी सकते हैं। और ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिमिट करता है टिरानी ऑफ द रूलिंग गवर्नेंस, हर चीज वो नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी हैव बीन गिवन फंडामेंटल राइट्स, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमारा है। हमको वो कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, आर्बिट्ररी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज अ बैलेंस, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, बट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द टिरानी। टिरानी मतलब कुछ भी करना, आर्बिट्ररीनेस। Okay, that is the concept of constitutionalism. It is often said that populism and constitutionalism cannot go hand in hand, एक साथ नहीं जा सकते। क्यों? देखो, populism leads to illiberal democracy where the rights of the majorities, देखो, if you want you can use this word or else you do not use, write normal language। अगर आपको याद नहीं है आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो। पॉपुलिज्म में क्या होता है, पॉपुलिज्म लीड्स टू illiberal democracy where the rights of the majority are preserved and the rights of the minorities are neglected। This is against the ethos of democracy, it is against the constitution। क्या constitution बोलता है कि सिर्फ मेजोरिटी की बात सुनो, माइनॉरिटी की बात मत सुनो? नहीं, constitution इक्वलिटी पे बिलीव करती है। और पॉपुलिज्म क्या करता है, पॉपुलिज्म ज्यादा ध्यान देता है मेजोरिटी के राइट्स को। तो जाहिर सी बात है, इट इज साथ साथ नहीं जा सकते। ओके, तो एक पॉइंट ये हो गया, आप अपने लैंग्वेज में लिखना। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि पॉपुलिज्म ऑफन टर्न रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, देयर बाय रिजेक्टिंग प्लूरलिज्म। देखो, बात यह कि ऑफन टर्न अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे उनकी बात, क्योंकि मेजोरिटी ज्यादा होती है, राइट? जैसे यहाँ पे इंडिया में हिंदूज आर इन मेजोरिटी, अगर उनकी बात आप नहीं मानोगे तो जाहिर सी बात है दे विल टर्न अगेंस्ट यू।
जब दे विल टर्न अगेंस्ट यू मीन्स दे आर द रिप्रेजेंटेटिव, दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, वी हैव चूजन देम. So populism often turns against representative institution or representative democracy, thereby rejecting pluralism. कल हम पढ़े थे what is pluralism, yesterday हम पढ़े हैं कल के क्लास में what is pluralism. pluralism का मतलब absolute dot मतलब मैंने बताया था. pluralism में you should respect, we respect all type of culture or all type of community, and we select one leader, but that leader cannot put full pressure on us. So that concept is called pluralism. तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फिर. There is a weak rule of law in populism because they defend the majority at any cost. वो डिफेंड करेंगे ही. आज तक ये नया चीज नहीं है, ये 1950 से हो रहा है. हर पार्टी करते ये हमारा वही तो चीज. हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है, लेकिन डाइवर्स होते हुए भी एक मेजोरिटी है यहाँ पे. तो हमेशा तो पीपल और द मेजोरिटी सॉरी द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट विल केटर टू द मेजोरिटी. इट इज रियलिटी. ये नहीं तो वोट बैंक वोट कैसे मिलेगा फिर. बट आज के डेट में थोड़ा चीजें चेंज हो रही है. थिंग्स आर गेटिंग चेंज बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडियम एंड मोर अवेयरनेस, एजुकेशन, यूथ आर कमिंग फॉरवर्ड एंड स्पीकिंग आउट. फिर भी इट विल टेक टाइम. ओके, वन मोर थिंग, देर इज a सेंस ऑफ competitive इमोशनलिज्म इन पॉपुलिज्म. ओके, ये सेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ट्रंप प्रॉमिसिंग अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इफ द पीपल इलेक्ट हिम इन द इलेक्शन. इसका मतलब यही है. मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलिज्म में क्या करते हो आप, उनको इलेक्शन से पहले बोलते हो, मतलब जो मेजोरिटी है, क्योंकि मुझे वोट दे दो, क्योंकि मेजोरिटी अगर वोट देगी तो आप जीत जाओगे. सो इफ यू गेट दैट वोट, यू गिव देम वन काइंड ऑफ इमोशनल प्रॉमिस कि इफ यू गिव मी वोट आई विल प्रोवाइड यू दिस थिंग टू यू. यू कैन यूज एनी एग्जाम्पल. ट्रंप का एग्जाम्पल दिया, इंडिया एग्जाम्पल दे के थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है. दैट्स वाई यहां पे बाहर का एग्जाम्पल दे दो. इंडिया का एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन गिव, बट टू राइट अ पीएम नेम और ए वेरी फेमस लीडर नेम डज नॉट लुक नाइस एज अ ब्यूरोक्रेट. ओके, दैट इज अ बेटर मिडवे दो कि बाहर का एग्जाम्पल दे दो. बेटर यू कैन गिव योर एग्जाम्पल इफ यू नो द वे ऑफ राइटिंग. आप अगर बैलेंस करके आंसर में एग्जाम्पल दे सकते हो, इट शुड नॉट लुक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एटलीस्ट हियर. ओके, हाउएवर, तो ये हो गया, दोनों साइड बाय साइड नहीं जा सकते. हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलिज्म डज नॉट ऑलवेज गो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. हमेशा भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट नहीं जाता है. कैसे? देखो, पॉपुलिज्म इज नॉट ए फुल ब्लोन आइडियोलॉजी लाइक लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म और सोशलिज्म. ये इट इज ए थिन लेयर्ड डिस्कोर्स रूटेड इन द आइडिया ऑफ ए पॉपुलर विल. देखो, ना ही ये लिबरल कॉन्सेप्ट अलग है, कंजर्वेटिज्म पूरा अलग है, सोशलिज्म इज, दीज आर हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स, राइट. एक सोशलिज्म, ओनली कैपिटलिज्म, कंजर्वेटिव, दीज आर हार्डकोर एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स. ये पॉपुलिज्म एक कहीं ना कहीं उनके मतलब उनके कैटेगरी पे नहीं आता है. इट इज अ थिन लेयर्ड डिस्कोर्स रूटेड इन द आइडिया ऑफ ए पॉपुलर विल एंड इज कंफर्टेबल अलाइनिंग इटसेल्फ टू एनी आइडियोलॉजी दैट इज ब्रॉडली अपीलिंग टू द मेजॉरिटी. ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलिज्म मतलब वो सोशलिस्ट ही रहेंगे या फिर लिबरल रहेंगे या फिर कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे. उनका ये मानना है कि दे विल डू देयर वर्क एज लॉन्ग एज द पॉपुलर विल इज सेटिस्फाइड. सो दे आर कंफर्टेबल अलाइनिंग इटसेल्फ विद एनी आइडियोलॉजी. एक पॉपुलिस्ट सोशलिस्ट हो सकता है, एक पॉपुलिस्ट लिबरल हो सकता है, एक पॉपुलिस्ट कंजर्वेटिज्म में बिलीव कर सकता है. सो कहीं ना कहीं ये एक हार्डकोर आइडियोलॉजी नहीं है, नॉट ए फुल ब्लोन हार्डकोर आइडियोलॉजी. इट कैन कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल. लो, जैसे हम बोलते हैं, लोग बोलेंगे नकारे खुदा, जनता की आवाज नकारे खुदा, ऐसे बोलते हैं ना. तो वही चीज है, जो जनता और जो मेजोरिटी सरकार है, आप जितना भी बोल दो, जो मेजोरिटी ने सरकार, आप जितना भी अभी पीएम के अगेंस्ट में बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एज एन इंडियन पीपल हैव चूजन हिम. अगले साल अगर पीपल विल चूज कांग्रेस, यू हैव टू एक्सेप्ट, बिकॉज जनता ने कांग्रेस को चूज किया है या फिर जनता ने बीजेपी को चूज किया है, राइट. आप जितना भी बोलो, सपोज एक मूवी का ले लो, जितना भी आपको पसंद है, इफ ए मूवीज 200 करोड़ कर रही है, मतलब इट हैज बीन लाइक्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस. आपको अच्छा लगे या ना लगे उसमें फर्क नहीं पड़ता, मेजॉरिटी को वो पसंद आया है, ठीक है. सिमिलरली विद पॉलिटिक्स. तो उस पॉइंट को आप यहां पे एक जो हैंड इन हैंड नहीं चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ, यहां पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके,
Next, in second point, in populism, the issues of majority people are heard and the leader solves the issues in letter and spirit. ये भी तो अच्छा पॉइंट है ना. देखो फर्स्ट पॉइंट है वी रोट कि ओनली मेजोरिटी पीपल देयर बाय द हियर, बट हियर एटलीस्ट द इश्यूज ऑफ द मेजोरिटी पीपल आर हर्ड एंड सॉल्व्ड आल्सो. लीडर सॉल्व्स इट. So it is also a good thing. Like how to use the right same topic or same thing, but you are using in a different language. They are not always against the constitution. Why? See, sometimes they are against the constitution because sometimes when the circumstances come, see, we have to follow this principle. We have to cater to our majority. But sometimes they go against the constitution also. But it is not always they go against the constitution. Their ideology is not against the constitution. Their ideology is to cater to the majority. So they are not always against the constitution, although they maintain a difficult relationship with democracy because they are catering to one particular people, that is the majority. So they may have a difficult relationship with democracy. They are not always against the constitution and they have an opportunistic approach. Opportunity मतलब इलेक्शन से पहले opportunistic approach. इलेक्शन से पहले promises दे देंगे या फिर like lot of like do not use the names, like for example in like उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे cities में होता है, states में होता है, before elections they give this 5 rupees में आप lunch मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, dinner मिल जाएगा. So these are all populist tendencies. Okay, for example, if the poor or underprivileged are said to be the people, then populism reaches on to the left and income redistribution and welfare oriented policies follow. जो मैंने अभी बताया, like you can use in your own language. The political parties start giving populist tendencies where they provide welfare schemes just before the election campaigning or just before the elections in their campaigning. They do it. So it is not always against the constitution. This is the main term here. Okay. Fine. फिर one line आप दे सकते हो a conclusion में. So to conclude, we can say that there are difference between contemporary populist forces, but not all of them affect democratic principles. All of them affect नहीं करते हैं democratic principles को. There are difference. हर पार्टी का अलग अलग populist tendencies होता है. Okay. So इस हिसाब से वो आंसर को आप लिखोगे. Next, very important question. ये जो क्वेश्चन है पॉलिटी का, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें आपका जो क्लैरिटी है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, खास करके जो आर्टिकल 21 का जो चीज़ है, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी, जो कि नॉर्मल बुक से नहीं मिलता है. ओके. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस इज अ लैंडमार्क केस विच हेल्प्ड इन स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल राइट्स वी एंजॉय. मेनका गांधी केस मैंने पॉलिटी के क्लास में पढ़ाया भी था पुराने स्टूडेंट्स को कि मेनका गांधी केस से क्या हुआ है. मेनका गांधी केस से जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ब्रॉड हो गया है. लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू एनवायरमेंट. मेटा केस 1987 till now, right to privacy, in between lot of things, passive witness से लेके right to clean air, lot of things. article 21 has become very big because of this. how वो इसमें लिखना है. Okay, the Menka Gandhi case is a landmark judgment which played the most significant role towards the transformation of judicial review on Article 21 of the Constitution, so as to imply many more fundamental rights from Article 21. मतलब I have totally come to the point. मैं यहाँ पे पूरा point पे आता हूँ, इधर उधर बात नहीं. मेनका गांधी केस is a landmark judgment which played the more significant role towards the transformation of the judicial review on Article 21 of the Constitution, so as to imply many more fundamental rights from Article 21. आज के डेट में बहुत सारे fundamental rights आ चुके हैं because of this case. इस केस से पहले नहीं आया था, इस केस के बाद आया था. क्यों आया था? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. पहले कॉन्सेप्ट समझो. बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं बिकॉज देयर कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. राइट इट नाउ. और टाइम नहीं लिखने के लिए मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं साइड बाय साइड लिख दो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. This can come as a direct question. You have to explain exactly what. Now this thing is related to it, but
this thing we have to write in only one point here, but if direct question come, we have to explain. See, due process of law, first of all, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज इंडिया में प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ चलता है, ओके। ये क्या है? प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज एनी प्रोसीड्योर इन अ ट्रायल इन अ कोर्ट हैज टू बी डन बाय द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, इट इज डिपेंडेंट ऑन द लॉ. Now you do some crime, the police will put a case on you. The case is nothing but under section IPC or under section this of this act. Okay, आपका केस के ऊपर this thing will be mentioned. दफा लगता है, कौन सा दफा IPC का और कौन सा एक्ट. If you are doing something related to environment, so NGT Act. You are doing something related to wildlife, तो Wildlife Protection Act. You are doing something related to Environment Protection Act. बहुत सारे acts हैं. So in these acts, the procedure is mentioned. IPC में procedure mentioned है, CRPC में procedure mentioned है. तो when you go to the court में जब सुनवाई होती है, the judge here will see first of all whether you have been arrested under the right act or not. Then the judge will see, first the judge will see whether there is an act or a law in place or not, or whether you are only arrested arbitrarily. It can't happen. Some law or some IPC has to be there. Then the court will only see the procedure established. The procedure established in that law or IPC. Here the court will not check the intention of lawmakers. यहां पे कोर्ट ये चेक नहीं करेगा कि जो लॉ इन्होंने बनाया था, ये जो आईपीसी या फिर ये जो एक्ट जिसने भी बनाया, किसने बनाया? सरकार ने बनाया, कोई भी सरकार ने बनाया होगा, आज का सरकार या फिर पुराना सरकार, बट गवर्नमेंट. हियर दे वेदर इफ इन एक्ट इट इज रिटन की, सपोज एक मतलब एक चीज में बोलो, अगर लिखा होगा कि मर्डर अच्छा चीज है तो मर्डर अच्छा चीज है. यहाँ पे एक्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा. मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे तो मर्डर अच्छा चीज नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ. So they will not check the intention of the lawmakers here. They will simply follow, which is the court will follow. Here I am not talking about basic structure. Do not mix anything with basic structure. If it is against the basic structure, then the judiciary, Supreme Court may make it as a void. I am not talking about basic structure here. Keep it aside. उसको mix मत करना यहाँ पे. मैं simple laws की बात कर रहा हूँ. ठीक है? तो ये है प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. सो हियर इन प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय 2 पॉइंट्स यहां पे हो गए. थर्ड पॉइंट में लिखोगे इन प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. पावरफुल कौन है फिर? यहां पे पावरफुल जुडिशरी है या लॉ मेकर्स हैं? लॉ मेकर्स हैं. ओनली आई एम टॉकिंग, ऑब्वियसली लॉ मेकर्स आर जुडिशरी इज पावरफुल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द कैटेगरी ऑफ प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सो दैट हम कंपेयर कर सकते हैं. क्योंकि यहां पे इनको बस वही फॉलो करना है. तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है फिर? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जस्ट ये नोट काट दो. द जुडिशरी विल चेक द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स. दे विल चेक, yes, if the law is bad, then the judiciary can take action, can say yes, the law is void. Here also nothing related to constitution and all. अगर उनका पता चल गया, if the judiciary came to know कि this law is bad and the intention of the lawmakers is bad, is not good for the society or something, then they can override it. So here the judiciary is supreme. Due process of law, the judiciary is supreme. All these things are helpful in prelims also. Judiciary is supreme in due process of law. ठीक है? Now I'll come to मेनका गांधी. So ये इंडिया का कॉन्सेप्ट. इंडिया में this procedure established by law चलता है. Now listen. Now what happened in 1978? It means anything you can do, lawmakers, because judiciary will not check the intention of lawmakers. So lawmakers is supreme, they can do anything. They can put any procedure inside the law. Okay. So, but this is not good, na? It leads to arbitrariness. So in Menka Gandhi case, what happened? 1978 Menka Gandhi case, Supreme Court said
ठीक है, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज ओके, बट फ्रॉम टुडे आर्टिकल 21 will also have due process of law. Due process of law. Why? Because article 21 is right to life. लाइफ के ऊपर आर्बिट्ररी नहीं चलेगी यहां पे, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ के ऊपर, यहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलेगा। इसी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे सुप्रीम कौन होता है? जुडिशरी होता है। आई नाउ टोल्ड कि जुडिशरी सुप्रीम इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट इज वाई। और जब कोर्ट ने बोल ही दिया कि आर्टिकल 21 आज से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू हो सकता है, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो ऑलरेडी है ही, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑल्सो, सो इसीलिए जुडिशरी ने राइट टू एनवायरमेंट, प्राइवेसी, बहुत XYZ डाल रखा है इसके अंदर, बिकॉज दीज आर ऑल रिलेटेड टू लाइफ। ये सब लॉ में नहीं है सर, जुडिशरी को लगा ऐड करना चाहिए, ऐड करता गया। पुट्टुस्वामी केस रिसेंटली, राइट टू प्रिवेसी एडेड, अंडरस्टूड। यही है, आपको यही चीज एक्सप्लेन करना है। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट है अभी तो मुझे अभी पूछ सकते हो। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? हेलो हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर आवाज नहीं आ रही थी सर बीच में। ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, देख मैं भेज दूंगा आपको वीडियो, फिर मुझे पूछना। ओके सर, एक डाउट है इसमें कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई होता है तो होल कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होता है या फिर इट इज जस्ट एप्लीकेबल टू रिगार्डिंग द आर्टिकल 21? ओनली आर्टिकल 21। मेनका गांधी के टॉक्स अबाउट आर्टिकल 21 और थोड़ा बहुत आर्टिकल 19 के साथ, इफ एनी रिलेशन इज देयर, मतलब डायरेक्टली आर्टिकल 21 के साथ तो पूरा का पूरा, और किसी पे नहीं है बाय द वे, बिकॉज आर्टिकल 21 रिलेटेड टू राइट टू लाइफ, अपने जीवन के ऊपर है, तो इसलिए जीवन से बड़ा कुछ है क्या? जीवन में आर्बिट्ररी नहीं चाहिए, बाकी सब में आप कर सकते हो सरकार, लेकिन जीवन, लाइफ इज समथिंग बिग, लाइफ इज वेरी बिग, राइट, उसके ऊपर आर्बिट्ररी नहीं होगा, तो इट इज ए लैंडमार्क केस। सर उसका बेस वो इमरजेंसी में एग्जैक्टली हाँ, इमरजेंसी के बाद ही ये हुआ है, बेस तो नहीं बोल सकते कि इमरजेंसी के बाद मेनका गांधी को लगा कि ये होना चाहिए, तो उन्होंने केस में फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में फाइनली ये लैंडमार्क हुआ 1978 में। ऑब्वियसली आप इमरजेंसी के साथ लिंक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यस ओके फाइन, तो इसका हम एनालिसिस अभी करेंगे। तो अभी क्लैरिटी बन गई, अभी देखो आंसर कितना इजी रहेगा। तो मेनका गांधी केस इज अ लैंडमार्क जजमेंट व्हिच प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जुडिशियल व्यू ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर दैट ये व्यू अलग था, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था सब, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ऑफ द जुडिशियल व्यू ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू इंप्लाई मेनी मोर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 21। ओके सॉरी, तो the Supreme Court ruling extended substantive and procedural due process of law to right to life and dignity, which was not the case before. That is why it is landmark. इससे पहले था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक्सटेंड किया जो सब्सटेंसिव एंड प्रोसीड्यूरल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, व्हिच वाज नॉट द केस बिफोर। आफ्टर द जजमेंट the courts were empowered to expand the interpretation of article 21 by fulfilling the right objectives of DPSP. अब DPSP में क्या होगा? DPSP है हमारा article 39A, 40, 41, 42, but it is not directly justiciable. And DPSP is also कहीं ना कहीं related to our life. In DPSP we have environment protection भी चाहिए. There is an environment related stuff in article 47 if I'm not wrong. But it is not justiciable. And environment is related to life. So in Mehta case, 1987, Supreme Court said right to environment is a part of Article 21. In जैसे कि right to privacy, at that time privacy was not an issue because digital medium was not there. Today digital medium is there. So because we evolve, evolution से बहुत कुछ चीजें पता चलती है. So right to environment is a part of Article 21. So कहीं ना कहीं they expanded the interpretation of Article 21 by fulfilling the objectives of DPSP. The judgment increased the ambit of Article 21 and paved the way for further judicial pronouncements. For example, Aruna Shanuba case, right to passive euthanasia हो गया 2011. पुट्टुस्वामी केस right to privacy ऐड हो गया। तो ambit of Article 21 बहुत बढ़ गया आज के डेट में। You can give your own examples, बहुत सारे examples हैं। Okay?
The case gave personal liberty the widest possible interpretation and gave the effect to the intention of the drafters of the constitution. पर्सनल लिबर्टी जो हमारा जो है, इसलिए मैंने बोला आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं लिंक्ड है आर्टिकल 19 के साथ, पूरी तरीके से नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लिंक्ड है, लाइफ लिबर्टी सब लिंक्ड होता है। तो एक हमारा जो पर्सनल लिबर्टी जो है उसको एक वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दे दिया इस केस ने, और जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कहीं ना कहीं एक ड्रीम था या फिर इंटेंशन था। So this case gave personal liberty to the widest possible interpretation and gave effect to the intention of the drafters of the constitution. Okay. Last but not the least, the case extended the protection of right to life and personal liberty against legislative action. मतलब क्या, मैंने वही चीज बोला ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आप सुप्रीम बनते हो, आप मतलब कौन, जुडिशरी सुप्रीम बनता है अगेंस्ट लेजिस्लेचर और लॉ मेकर्स, वो कुछ नहीं कर सकते अभी आर्बिट्रेशन। सो द केस एक्सटेंडेड द प्रोटेक्शन ऑफ हमारा जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन विच इज नॉट द केस बिफोर लेजिस्लेचर कुछ भी कर सकती है, बिकॉज प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, वो जो भी प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश करेंगे यू हैव टू फॉलो इट, बट नाउ इट्स नॉट द केस। लाइक राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे आप आर्बिट्री नहीं कर सकते हो, आप अगर करोगे तो वो कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। Therefore, you can conclude that the Menka Gandhi case ushered a new era of judicial activism by expanding the horizons of fundamental rights. Fundamental rights का horizon और बड़ा कर दिया, because जितना भी fundamental rights है, right to life is the biggest. मतलब वैसा तो कोई पूछेगा नहीं कि कौन सा बड़ा है कौन सा, but you yourself know it कि right to life से बड़ा कुछ नहीं होता है। Okay, so एक new era of judicial activism को expand किया in the horizons of फंडामेंटल राइट्स, और जो राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म ही तो है। राइट टू एनवायरमेंट जुडिशियल एक्टिविज्म ही तो है। लॉ के अंदर कोई कुछ चीज आप डाल रहे हो, लॉ कौन करता है, हु मेक्स ए लॉ, द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर मेक्स ए लॉ, द जुडिशरी डज नॉट, लाइक इट इज नॉट द वर्क ऑफ द जुडिशरी टू मेक ए लॉ, जुडिशरी वर्क इज टू इंटरप्रिट ए लॉ, जुडिशरी इंटरप्रिट्स ए लॉ, लॉ बनाते नहीं है। Legislature makes a law. Now here see, what is judicial activism? Judicial activism when judiciary makes a law. Law means not act, any rule or law. Now these are all rules, right? Right to environment coming under Article 21. Article 21 is nothing but a constitutional provision. It is a rule, it is a law. Who is putting inside this? Judiciary is putting. So these are all examples of judicial activism. It should be the work of the legislature. If legislature will not do, judiciary comes into your rescue. Okay. Activism, overreach, इसका judicial restraint, इस सब के बारे में क्वेश्चंस आगे हैं। Okay. Okay, fine. Next. देखो पॉलिटी में I'll tell you one more thing. GS2 looks very easy, but GS2 में मार्क्स ज्यादा नहीं आते हैं। Okay. क्यों नहीं आते हैं? Because of this. Because you have to directly touch the concept. 80s 90s में तो आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा लाने के लिए you have to direct touch. Political science वाले ज्यादा लाते हैं GS2 में, because they are more into concept. Political science are law optional. They can write very nice answers to the point. तो आप अगर उस हिसाब से थोड़ा लिखोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा आएंगे। To the point with proper examples. Okay. Next. Explain the different generations of fundamental rights and examine the role Supreme Court has played in expanding the scope of fundamental rights. तो कौन कितना generations of fundamental rights है, और examine the role Supreme Court has played in expanding the role of fundamental rights. ये क्वेश्चन तो अभी डिस्कस किया हमने। आर्टिकल 21 को कितना एक्सपेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये लिखोगे। केशवानंद भारती के बारे में लिखोगे कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड आप कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। किसने बनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। कितना फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 को कितना बड़े लेवल पे लेके गए, कितना इंक्लूसिव बना दिया है। इट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो आप लिख सकते हो। इट इज अभी आपको पता चल गया, बट डिफरेंट जनरेशन, इट इज अ फैक्चुअल, ये फैक्ट बेस्ड है। ओके, फर्स्ट एक लाइन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख सकते हो। फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसवी हार्मोनिक बैलेंस। हाँ शीतल, वो भी लिख सकते हो, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस
कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, वो भी लिख सकते हो। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने जो जो चीज बोले आप लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट आप लिखोगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स आर enshrined in part 3 of the constitution which puts a restriction on state's tyranny on individual or community। वही तो रेस्ट्रिक्ट करता है, स्टेट कुछ नहीं कर सकती ऑन योर इंडिविजुअल राइट्स। देयर आर 3 जनरेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक है फर्स्ट जनरेशन, दीज आर मोस्टली सिविल पॉलिटिकल राइट्स एसेंशियली डीलिंग विथ लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। खास करके जो फंडामेंटल राइट्स हमारा होता है वो सब फर्स्ट जनरेशन राइट्स है। हमारा जो सिविल पॉलिटिकल राइट्स है, एसेंशियली हमारा लिबर्टी का जो है आर्टिकल 19, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ, दीज राइट्स प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एक्सेसेस ऑफ द स्टेट। जो स्टेट एक्सेस कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज वी हैव दिस राइट, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड यू कैन प्रिजर्व आवर राइट थ्रू ए रिट पिटिशन, आर्टिकल 32। सो राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब फर्स्ट जनरेशन राइट्स है, सब पॉलिटिकल राइट्स है। सेकंड जनरेशन क्या है? सेकंड जनरेशन इज सोशियो इकोनॉमिक। ये सोशियो इकोनॉमिक है। सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो कि थोड़ा बहुत सोशल और इकोनॉमिक की नेचर है। इकोनॉमिक नेचर ज्यादा से ज्यादा सोशल नीड्स और इकोनॉमिक नीड्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन, राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू शेल्टर आर्टिकल 21, ये सब सेकंड जनरेशन है। जुडिशरी ने डाला है लेकिन फिर भी सेकंड जनरेशन है। वर्क एंड फेयर वेजेस, जो वेजेस का है, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सेकंड जनरेशन राइट्स है। थर्ड जनरेशन में क्या है? थर्ड जनरेशन में दीज आर कलेक्टिवली डेवलपमेंटल राइट्स। खास करके जो कलेक्टिव राइट्स दिया गया आर्टिकल 29, 30 में माइनॉरिटीज को, वो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, सर्टन स्पेशल राइट्स दिया गया है इन आर्टिकल 29, 30। सो दीज आर थर्ड जनरेशन राइट्स। तो ऐसे करके डिवाइड करके लिखोगे। नाउ रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? इस आंसर को, इसको, यही आंसर को आप टेम्पलेट बना दो, ठीक है। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स में एक एस्से लिखी जा सकती है, यू कैन राइट अ टोटल एस्से ऑन इट, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जीएस आंसर है तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट वी राइट। ओके, रोल ऑफ सुप्रीम, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, यस सर। ओके, ठीक है। पहले ए.के. गोपालन, पहले से शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था? ए.के. गोपालन केस, इट वॉज द फर्स्ट लैंडमार्क केस इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21। बहुत पहले की, 50s की है। ए.के. गोपालन कब हुआ था? 1957 या 60 के आसपास है, बुक में लिखा है। तो यहाँ पे ईयर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काफी नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था, मतलब उतना अच्छा नहीं था ये, लेकिन फिर भी उसका रोल भी तो था। शुरुआती भी तो लिखोगे यहाँ पे। मेनका गांधी तो आया 78 में और लैंडमार्क, उससे पहले ए.के. गोपालन केस ने काफी नैरो इंटरप्रिटेशन किया था of the procedure established by law। उन्होंने ये बोला, it held that under article 21 the protection is available only against arbitrary actions of the executive, that is against the procedure that has been established by a law। the protection will not include arbitrary actions, arbitrary legislative actions by which laws are formulated। मतलब उन्होंने क्या बोल दिया, मतलब अजीब बोला, मतलब बोला कि ठीक है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव, हमको पता है एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव कुछ भी अगर आर्टिकल 21 के ऊपर हानि करते, इफ इट अटैक्स योर आर्टिकल 21, सो ओके, यू विल बी गिवन योर प्रोटेक्शन, बट द प्रोटेक्शन विल नॉट इंक्लूड द आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस बाय व्हिच लॉज आर फॉर्मुलेटेड। कोई लॉ एक्ट के खिलाफ नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एग्जीक्यूटिव करता है, एग्जीक्यूटिव तो यूजुअली एक्ट नहीं होता, एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव मतलब बेसिकली जो कैबिनेट डिसीजंस होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कुछ रूल्स को कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स, या फिर कोई एक फर्स्ट जनरेशन। ओके, वन मोर थिंग यू कैन ऐड, फर्स्ट जनरेशन ब्लू राइट्स, सेकंड जनरेशन रेड राइट्स एंड थर्ड जनरेशन ग्रीन राइट्स। ब्लू, रेड, ग्रीन, यू कैन ऐड ब्लू, रेड, ग्रीन, यू कैन ऐड। फर्स्ट जनरेशन राइट्स को ब्लू राइट्स बोलते हैं, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ओके, ये तीन चीज आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे काफी नैरो इंटरप्रिटेशन उन्होंने लिया था पहले ए.के. गोपालन केस में। फिर फाइनली क्या हुआ मेनका गांधी केस में? देखो, बात ये कि 250 वर्ड का आप ऐड कर सकते हो ए.के. गोपालन केस। अगर आपको लग रहा है कि 150 का वर्ड है तो ये जरूरी उतना नहीं है जितना मेनका गांधी केस है। तो आपके विजडम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू राइटिंग पे इज इट 150 और 250। दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू कीप ऑन राइटिंग ऑन योर डेली लाइफ। आप अगर 6 महीना 3 महीना लिखते हो एग्जाम से पहले, आपका ये चीज ऑटोमेटिक
आपका माइंड क्वेश्चन देके 150 वर्ड पे आपका वो जैसे बोलते हैं ना, एक क्लिक करता है माइंड में, आपका अपने आप आ जाएगा। ओके, बट यू हैव टू राइट, कीप राइटिंग। ठीक है, मेनका गांधी केस अभी बताया। मेनका गांधी केस, द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्टिकल 21 बाय एक्सटेंडिंग सब्सटेंसिव एंड प्रोसीड्यूरल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सी, आई कीप ऑन राइटिंग द सेम लैंग्वेज, बहुत जरूरी है मेंस में। आई कीप ऑन राइटिंग द सेम लैंग्वेज इन एवरी आंसर, बिकॉज ऑब्वियसली क्वेश्चन अगर आएगा तो एक ही आएगा ना। मेनका गांधी का तो 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर भी आएगा एक आएगा। सो कीप ऑन राइटिंग द सेम लैंग्वेज सो दैट आपका बैक ऑफ माइंड में वो वोकेबलरी, वो लैंग्वेज मतलब एक इम्प्रिंट होकर रह जाए। ओके, इट इंक्लूडेड न्यू आर्बिट्ररी इट नाउ इंक्लूडेड न्यू आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव, मतलब वी कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस मेनका गांधी केस से, बट आर्टिकल 21 रिलेटेड। फिर क्या है, रमेश थापर केस, रमेश थापर केस वेरी इंपॉर्टेंट। रमेश थापर केस ने 1950 नहीं है, 1950 या 1960 की, एक बार चेक कर लेना। ओके, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कॉम्प्रहेंडेड अंडर आर्टिकल 19। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो आर्टिकल 21 का आप बता दिया, अब थोड़ा दूसरे आर्टिकल का भी तो लिखोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन दिया है सुप्रीम कोर्ट रोल इन फंडामेंटल राइट्स, तो 2-3 फंडामेंटल राइट्स के एग्जांपल दोगे आप। अगर सिर्फ आर्टिकल 21 का दोगे तो आपको आधा मार्क मिलेगा, आधा मतलब 10 में से 5, वैसे 5 तो नहीं मिलेगा, तो आपको दूसरे एग्जांपल्स भी देना है यहाँ पे। 1950, ओके फाइन, सो इट इज 1950 रमेश थापर केस। सो इट रूल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कॉम्प्रहेंडेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो फ्रीडम प्रेस बोल सकती है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन तो हमेशा रहता है, बिकॉज आर्टिकल 19 इज नॉट टोटली कि कुछ भी कर सकते हो, वैसा तो नहीं है, बट स्टिल देन मतलब वो सरकार के खिलाफ बोल सकती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। राइट टू एनवायरमेंट, मेहता केस, इंक्लूड राइट टू एनवायरमेंट अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21। तो यहाँ पे और एक आर्टिकल 21 का मैंने एग्जांपल दिया। ओके, एक ही एग्जांपल दिया वैसे, यहाँ पे आर्टिकल 21 का एक एग्जांपल दिया, आर्टिकल 19 का एक एग्जांपल दिया। विशाखा केस, विशाखा केस क्या है, वेरी फेमस केस। विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द जेंडर राइट्स ऑफ वुमेन फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड सेड दैट इट इज वायोलेटिव ऑफ 3 आर्टिकल 14, 19, 21। तो एक एग्जांपल पे मेरा 3 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। विशाखा केस 2013 या 2014 जो भी है, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर नंदिनी सतपथी केस, नाउ आंसर को मैं और एनरिच कर रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग माई नॉलेज। यहाँ पे कैसे होगा, मिसलेनियस में हमने पढ़ा था, जिसने मेरा मिसलेनियस करंट अफेयर किया है उसको पता है कि मैं कौन सी बात कर रहा हूं। नंदिनी सतपथी केस ऐसा नहीं है, करंट अफेयर में, न्यूज में भी है, आर्टिकल 20। दिस केस वॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 20, जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन केस जो हम पढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 20 इज ए ह्यूमन आर्टिकल एंड गारंटी करता है राइट टू रिमेन साइलेंट टू एन अक्यूज्ड ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप उसको मार मार के जबरदस्ती चीजें पूछ नहीं सकते, मतलब चीजें उससे बुलवा नहीं सकते, लाइक यू कांट forcibly like tell them कि okay tell this, you have to tell this, you have to accept. No, he has the right to remain silent. Nandini Satpathy case 1987 if I am not wrong. So I am, so कहीं ना कहीं 14, 19, 20, 21 4 का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, और ये वही हमारा मिसलेनियस करंट अफेयर नोट से ही पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। I had other points. I had Aruna Shanubag case, I had right to privacy case, but why to write only article 21 I have written? Why to make the answer very repetitive? If you want to add Aruna Shanubag, if you want to add right to privacy, add here only this point. Don't put right to environment, write article 21 expansion heading, right to environment, Mehta case, right to privacy, Kutuswamy case, right to passive euthanasia, Aruna Shanubag case. Don't repeat in points, ठीक है। ये केस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इट कंसिडर्स 14, 19 एंड 21 अलग अलग से करा, तो इसको मैंने अलग पॉइंट पे लिखा है। ओके, यू कैन ऑल्सो ऐड सुप्रीम कोर्ट सेड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, doctrine of harmonious construction between fundamental rights and DPSP. फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे को झगड़ा नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। ओके,
बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का रोल लिखना है यहाँ पे जीएस के फॉर्मेट में। समझ में आ गया ये सब पॉइंट्स? ओके फाइन। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो देयरफॉर वी कैन से दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड अ वेरी पॉजिटिव जुडिशियल एक्टिविज्म इन पॉजिटिव जुडिशियल एक्टिविज्म। ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत, जुडिशियल एक्टिविज्म कभी कभार गलत भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जुडिशियल एक्टिविज्म पॉजिटिव तरीके से ही लिया जाता है, क्योंकि जब सरकार काम नहीं करती है तो जुडिशरी हैज टू कम, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो जुडिशरी हैज टू कम एंड टेक द चार्ज, नॉट टेक द चार्ज, एटलीस्ट डू समथिंग गुड। सो वेरी पॉजिटिव जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंक्रीजिंग द एम्बिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, लुकिंग एट द डायनामिक नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी। आज के डेट में जो डायनामिक नीड्स बढ़ रहे हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी 1970 1980 90 पे तो नहीं था, अभी है, क्योंकि अभी जरूरत है। डायनामिक नीड्स, प्राइवेसी अभी जरूरी है, तब नहीं था। डिजिटल आ चुका है, तब नहीं था, आगे जाके कुछ और आएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट। Recently there has been debate over placing judiciary under RTI. Do you think placing it under RTI would be a blot on judicial independence? अभी एक डिबेट हुआ था कि जुडिशरी को आरटीआई के अंडर लाएंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर लाएंगे। डू यू थिंक प्लेसिंग इट अंडर आरटीआई वुड बी ब्लॉट इन जुडिशियल इंडिपेंडेंस? बिकॉज जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब उसको आरटीआई के अंडर लाओगे तो obviously there will be independence compromised on judicial independence, like you will go and ask RTI, I need all information, so obviously that is a problem. So but you have to write it both sides, why it isn't, why it should be included, why it should not be included, because comment दिया है या फिर critical analysis जरूरी है। So right to inform, one line on right to information. Right to information to citizens provides a sense of transparency in governance, but there is a huge debate on whether judiciary be included under RTI or not. So 1 to 2 lines you can write on right to information, right to has a legislative mandate, right, RTI Act of 2005. One line you can write. Okay, now come to the point. Why judiciary should be included? Since executive and legislature is accountable to the people. Executive judicial nahi hai. Cancel it. Since executive and legislature are accountable to people, right? Executive legislature में कौन रहते हैं? Ministers रहते हैं. Ministers are accountable to us, right? Similarly, judiciary should be accountable to the people. After all, so judiciary as of now they are not accountable. Are judiciary accountable to you? No, they are not accountable to the people. Do you vote them? No. Have you selected judiciary? No. You do not select the judiciary. You do not select judges. So they are not accountable to you, at least in that way. But when you write an answer, because these three are the pillars of democracy, if two pillars are accountable, why not the third pillar? What I'm putting a point is, if the two pillars are accountable to the people, why not the third one? Accountability is nothing RTI. So judiciary should be held accountable to people. मैं justify भी कर रहा हूँ. After all, Supreme Court is the guardian of the Constitution. So Supreme Court is nothing but judiciary. Now you are writing a positive point. Same point ko you will write it negative in the comment part. कि how can judiciary be accountable? Are we selecting them? No. That point you have to write in other page, but in this here, this part, why it should be included, you have to write this point. Okay. The principle of open justice, second point क्या है? The principle of open justice. अब RTI जब आ जाएगा तो ये एक open justice हो गया. Okay. The principle of open justice gets defeated because of the exemption of judiciary under RTI on disclosure of public information. The principle of open justice gets defeated because of the exemption of judiciary under RTI on disclosure of public information. So open justice, the open justice अच्छा भी है, बुरा भी. It is good, same, it is bad also. But here you have to write the good thing. Open justice. Justice should be like everyone should know. Open justice. The principle of open justice here gets defeated because of the exemption. If we are not putting judiciary under RTI, so this principle gets defeated. And open justice should be there because people should know everything. Open justice. Okay. Third, including judiciary under RTI would ensure more transparency and make the judicial administration more efficient, because there was a recent case in 1.2 years back, the recent incidents of 4 senior judges protesting against Chief Justice in public. Now, why they protested, what was the issue, we do not know.
But if judiciary comes under RTI, we can know. Everything happens in the paperwork, right? In the government, we can know. Why judiciary should not be included? See, first of all, judiciary, you have to write from first of all law point of view. Law means here, what is the law? RTI Act is the law. Is judiciary comes under RTI Act? No, judiciary does not come under the definition of public authority. Judiciary does not come under the definition of public authority. तो वो RTI Act में कैसे आएगा फिर? However, in a recent Supreme Court judgment, the Supreme Court held that information of judges' assets does not qualify as personal information and are not exempt from public discourse. Overall, judiciary तो नहीं आता है. CGI is under RTI. It came recently, right? CGI is under RTI. Tell me the case name. केस का नेम बताओ अभी रिसेंट. अब ये रिसेंट इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर में है. एक बार केस का नाम बताओ. केस का नाम बताओ. तो जो सीजीआई आरटीआई में अभी रिसेंट केस है उसको हम कंक्लूजन में लिखेंगे, लेकिन ये ओवरऑल जुडिशियरी की बात कर रहा है. ओके, राजन गोगोई ने बोला है, राइट? ये सीजीआई अंडर आरटीआई भी रिसेंटली हुआ है. सीजीआई अंडर आरटीआई. और सर सुप्रीम कोर्ट भी पब्लिक अथॉरिटी में आता है. सुप्रीम कोर्ट आता है? हाँ. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स भी आते हैं? नहीं, इसी का ये जो आरटीआई में आता है ना सीजीआई ऑफिस, उसी में हिंदू आर्टिकल में लिखा हुआ है, इफ द सुप्रीम कोर्ट इज अ पब्लिक अथॉरिटी सो इज द ऑफिस ऑफ द सीजीआई. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट भी अभी आज. तो ओवरऑल अगर जुडिशियरी की बात है, ऑब्वियसली क्वेश्चन मतलब डिबेट हुआ था सीजीआई के बारे में, लेकिन ये ओवरऑल जुडिशियरी की बात. जुडिशियरी में बहुत मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी आते हैं, हाई कोर्ट भी आता है. तो आप इसको इस फॉर्मेट में आंसर लिखोगे और एंड में रिसेंटली बोल दोगे कि हाँ सीजीआई आरटीआई में आता है, तो आंसर सेम है. ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा, सपोज मान लो कि क्वेश्चन आएगा कि सीजीआई हैज कम अंडर आरटीआई रिसेंटली, तुम अपना सजेशन दो, वही चीज है. अच्छा पॉइंट लिखोगे, नेगेटिव पॉइंट्स, आंसर यही है. आंसर यही है, यही पॉइंट्स लिखना है. ओके, तो जुडिशियरी बोले यहाँ पे डबल कोट कर रहे हैं, जुडिशियरी डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी बट सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. ओके, वो हाँ, ब्रिंगिंग आरटीआई अंडर जुडिशियरी कैन कॉज डिस्टॉर्शन इन केस. ऑब्वियसली इट विल कॉज डिस्टॉर्शन. तो वो पॉइंट में मैंने लिखा है, नीचे लिखा है, आई हैव रिटन दैट पॉइंट. सो यहाँ पे पहले ये आंसर कवर कर लेते हैं. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी पे है. थोड़ा आवाज करके बोलो, मैं बार बार यहाँ पे चैट पढ़ नहीं पा रहा हूं, आवाज करके बोलो, ठीक है? ओके, फाइन. सो सेकेंड पॉइंट इज डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में हार्म द नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री. तो ये भी पॉइंट आप उसी डिबेट में लिख सकते हो कि जब सीजीआई भी आरटीआई के अंडर आ गया है, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, सो ऑब्वियस सी बात है नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इन सम केसेस, नॉट एवरी टाइम, इन सम केसेस नेशनल सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. डिस्क्लोजर ऑफ सम जुडिशियल इंफॉर्मेशन में लीड टू मिसयूज एंड मोर ओवर जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पॉइंट विल बी द सेम. तो यहाँ पे आप एक बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट दे रहे हो बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. एक नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट दोगे, ठीक है? बाकी ऑब्वियसली नॉर्मल पॉइंट में, पॉजिटिव पॉइंट्स में आप दोगे कि हाँ सिटीजन का राइट है. अगर टू पिलर्स आर अंडर द दिस सो जुडिशियरी शुड आल्सो अकाउंटेबल, तो वो आप लिख सकते हो. यहाँ पे वन मोर पॉइंट आप लिख सकते हो. सी फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीआई इज नॉट, यहाँ पे इन दिस सेक्शन यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट, सीजीआई इज नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, because the CGI is not elected by the public. So why to put under RTI? You have to just question, why to put under public? Are they elected by the public? No.
दे आर इलेक्ट, हाँ पॉजिटिव में लिखोगे ये सीजीआई इज इलेक्टेड बाय जो भी है पॉलिटिकल पार्टीज और रूलिंग पार्टी इज a stakeholder in the election. Ruling party is a stakeholder in the election, and ruling party in a way is elected by the public. So in that case CGI can come under RTI, but in this case, in this particular section, it can't come because they are not directly accountable to the people. Okay. Need of accountability in order to prevent arbitrary use of contempt of court. Yes, you can write this. सेम ही तो हुआ, बट अब मतलब एक हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी आई एम नॉट गेटिंग. शीतल एक्सप्लेन मी. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को तुम अगर यूज करो लाइक व्हाट यू आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू से, नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आर्बिट्री यूज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. Sir, like recently there were so many cases about contempt of court. So, like in this case, so like it could be related ki misuse. No, arbitrary. You told me कि arbitrary use to prevent arbitrary use of contempt of court. Contempt of court मतलब क्या, आप अगर कोर्ट की तौहीन करो तो आपके ऊपर कुछ लगेगा चार्जेस. मतलब वो गलत यूज कर रहे हैं ना, उसको मिसयूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस कि वो मिसयूज ना करे, उसके लिए कोर्ट शुड बी अकाउंटेबल कि इट्स नॉट टू प्रिवेंट द ऑफिस ऑफ द सीजीआई, इट्स जस्ट टू प्रिवेंट द लाइक कंटेम्प्ट इज बेसिकली फॉर कि कोर्ट के खिलाफ, मतलब कोर्ट की डिफेमेशन ना हो. तो कोर्ट के खिलाफ, अरे कोर्ट के खिलाफ कोई बोलेगा तो कोर्ट तो एक्शन लेगा ना, तो आर्बिट्री यूज क्यों करेगा? मतलब अगर वो नहीं हो रहा है और किसी भी केस को लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बना रहे हैं. नहीं कोर्ट का किसी भी केस नहीं. देयर इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में देयर आर टू प्रोविजंस, कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. लगता है अगर आप कोर्ट के बारे में कुछ बोलोगे तभी तो होगा. इफ यू टेल समथिंग व्हिच डिसरिगार्ड्स और ब्रिंग डाउन द रेस्पेक्ट और डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, तो ऑब्वियसली सो दे विल पुट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आर्बिट्री, अब आंसर को देखो कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है. इफ यू राइट समथिंग, इफ आई एम काउंटरिंग, मतलब हाँ भैया आई थिंक शी इज वांटिंग टू से, जैसे अभी रिसेंट अजीत भारती का केस हुआ है, हाँ उसमें ही रेज वेरी पर्टिकुलर पॉइंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट कि अगर ऐसा कोई डिसीजन ले रहा है तो व्हाई इज नॉट हैपनिंग, मतलब वो पूरी तरह से क्यों नहीं हो रहा, मतलब ब्लैंकेट होना चाहिए कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ले रहा है. वो पर्टिकुलरली कुछ सही था, उसे रिलीजन सेग्रीगेशन पे उसने बोला था. तो वेणुगोपाल राव ने उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज पे ही हैज बीन बुक्ड. तो मतलब अभी उस पे केस की गया है. तो ये एक तरीके से व्हाट शी वांटेड टू से कि ये एक मिसयूज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, कंटेम्प्ट, मिसयूज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप तो बोल रहे हो, जो आपने जैसे लिखा नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किसका अकाउंटेबिलिटी, किसको अकाउंटेबल है वो? भैया ये तो फिर एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ना, कि वो मतलब किसी भी चीज को ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गार्ब दे के किसी भी चीज को ऐसे क्यों ना करे. वैसा अगर नहीं, वैसा अगर तो फिर तो कुछ हो भी नहीं सकता. फिर छोड़ दो, फिर सब कुछ अपने लोगों के हिसाब से जुडिशरी थोड़ी चलेगी. जुडिशरी एक रूल के हिसाब से चलती है. हाँ एग्जैक्टली भैया, फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा क्योंकि ये अकाउंटेबल सुप्रीम कोर्ट तो उसके अंडर आ नहीं रही, ओनली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को है अकाउंटेबिलिटी. एग्जैक्टली. तो अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अकाउंटेबिलिटी वर्ड यहाँ पे गलत जगह पे, मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है, नंबर 1. नंबर 2 इज आर्बिट्री यूज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आप बोल रहे हो, ऑब्वियसली यू विल पुट सम एग्जांपल. द थिंग इज, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो. आप मतलब यू आर टेकिंग अ साइड, यू आर नॉट टेकिंग द जुडिशरी साइड. जुडिशरी हर किसी को तो नहीं करती है ना. क्या कंटेम्प्ट को, क्या साल में कितना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है भैया? अराउंड 200 to 300 केसेस होते हैं एवरी ईयर सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के. और इसमें 2 एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, एक तो प्रशांत भूषण का केस और एक अभी रिसेंटली अजीत भारती का केस हम कोट कर सकते हैं. प्रशांत भूषण का केस तो हुआ था. प्रशांत भूषण देखो, फॉर एग्जांपल प्रशांत भूषण का केस हुआ था. प्रशांत भूषण बोलता भी तो है वैसा. एग्जैक्टली भैया, दैट्स द पॉइंट कि जो उसके बोलने पर हुआ, there was no action taken against it. No action taken. उसने काफी कुछ बोला था. उसको तो बस एक रुपया मिला उसको देने के लिए. उस पे जो किया उसको, he was acquitted by ₹1. But same और उससे कम करने वाले have been put behind bar for 6 to 8 months. और अभी जो अजीत भारती पे भी केस है, that is he said far less than what he said. But that's no, he said far said, that is your point of view, na. That is not the, no, that is your point of view.
You can't say कि उसने far less बोला है. That is your point of view. The point is these are very sensitive matters. भैया यही अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट आया ना कि then who decides what is contempt of court or not? Who decide? अगर The court will decide किसी ने ना. अगर छोटा Court will point decide. बोला, We are not here to decide कि whether court is right or wrong. First of all, आप कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते. We as a law abiding citizen, we can't write anything in our paper against the court. It looks, if you write these kind of sentences, it looks you are like you are totally against the court. नहीं भैया. All this started when there was a point said कि we need to hold courts accountable. Then it all started because we by far know that we can't we can't keep courts accountable because there's no law. See, point is जैसे कि मैंने सोसाइटी में पढ़ा, our India is divided. Okay, our India is divided into two segments now. Recent Veer Das case देख लो. Okay, recent yesterday's case. Our India is divided. Okay. Some people support, some people do not support, because now there is only single man, that is our PM Modi. Because the hatred towards him, anything, because only hatred of one man, of a certain section, hatred towards one man has been converted. If somebody comes and says anything against the country, some people clap also, only because hatred towards one man. Exactly, this is the but reality. that hatred is actually personifying over a vast majority of people, right? Bhaiya? Vast majority of people also you can't say na, that will come to know in 2024. You can't exactly. say. That will Yes. come in 2024 when the elections come. I can't say now. I am only saying what is happening. I do not have any statistics. I do not have any data ki whether it's a vast or a major. I used some here. I used some here because I do not support anyone. Okay, I use some here. So the point is India is divided. When accountability question comes, you write a arbitrary use of contempt of power of a court. If you use this, मतलब पहले तो फर्स्ट, मतलब कोई भी अगर आंसर चेक कर रहा है यार, कोर्ट के अगेंस्ट में अगर कोई बोलता है तो कोर्ट तो लेगा, चलो ठीक है. देयर इज अ सर्टन रूल्स व्हिच कोर्ट फॉलोज, मे बी वी डू नॉट नो. देयर आर सर्टन रूल्स. विदाउट रीडिंग एनीथिंग वी कम इनटू अ जजमेंट. सो बेटर, see, we all have different approach, but at least we are writing mains. So in order to write mains, better give a balanced view and always respect the court. See, in this answer, when I wrote this answer here, I am not disrespecting the court. I am giving points, but in my negative points also, I am not in a negative point with respect to court also. I am not disrespecting the court. So never हाँ जी भैया, सॉरी इंटरवीन किया मैंने. हाँ बोलो. तो फिर भैया हम इस पॉइंट को क्यों ना हम अवॉइड कर दें? तो कौन से पॉइंट को जो भी हमने कोशिश की बताने की कि इसको भी सुप्रीम कोर्ट को भी अंडर हमको मतलब थोड़ा अकाउंटेबल होने के लिए या इसको तो इसको हम फिर अवॉइड ही क्यों ना कर दे, क्योंकि अब इससे हमें ये नहीं पता चलेगा ना कि फिर एग्जामिनर का जो उसका माइंडसेट क्या है. तो इसलिए बैलेंस, इसलिए सपोर्ट मत करना, बैलेंस्ड आंसर दो. एग्जैक्टली, मतलब उसको हम थोड़ा अगर मतलब अवॉइड करें तो भी कोई नहीं है, क्योंकि फिर बैलेंस ही रखना है पूरा. बैलेंस इस हमेशा मैंने वही चीज है ना, एक इसलिए तो बोला कौन से आंसर, मैंने जैसे पुराने मैंने जीएस के सोसाइटी क्लासेस में या इनिशियल क्लासेस में बोला था, हाउ टू कभी भी अपना आइडियोलॉजी मत पेपर पे रखना. इट विल बैकफायर यू लाइक एनीथिंग. कभी भी अपना आइडियोलॉजी मत रखना. इट्स नॉट wrong to have an ideology. I'm not saying that. I'm putting as a bureaucrat because you'll be a bureaucrat. आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप लोगों को सपोर्ट करोगे बस. आप you are the servant of the people. So do not take sides. And this is having a huge influence on our youngsters, people like you, because जो कि 21, 22, 23 के जो लोग हैं, it is having a very huge impact on the people, youngster. किसी के खिलाफ, किसी के पक्ष में भी मत बोलो, किसी के खिलाफ में भी मत बोलो. बी वेरी न्यूट्रल. हर चीज में बोल देना बड़ी बात नहीं है, हर चीज में चुप रहना अच्छी बात है. हर चीज में बोलना, बिकॉज हर साइड का दो कॉइन, एक साइड का हमेशा दो कॉइन्स होता है, सॉरी एक कॉइन का दो साइड्स होता है. एवरीथिंग हैज टू साइड्स, एवरीथिंग. तो कभी भी एक चीज अगर ले रहे हो, बस फॉर एग्जाम्पल वीरदास को जो आज सपोर्ट कर रहे हैं वही लोग जब कंगना रनौत का बिल्डिंग तोड़ा गया था उसी को सपोर्ट करते थे. दैट इज ऑल्सो फैसिज्म, राइट? तो उसको भी अगर निंदा कर रहे हो तो इसको भी निंदा करो, अगर इसको आप सपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी सपोर्ट करो. मेरा बस यही पॉइंट है, मेरा बस एक ही पॉइंट है. सो
उस हिसाब से अगर आप सोच वैसा हो जाएगा ना तो आंसर पे दिख जाएगा, जब दिख जाएगा तो फिर नेगेटिव आ जाएगा आंसर, बिकॉज दैट इज राइट कि वो एक बहुत ही मतलब न्यूट्रल अप्रोच रखनी है, बस वो आंसर पॉइंट नहीं बोल दिखा। रहे थे। हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी। इस अकाउंटेबिलिटी आंसर को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप इस आर्बिट्री कंटेम्प्ट ऑफ पावर को, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी like you can write a very beautiful balanced point, that is okay, but I will generally avoid this. मैं कंट्रोवर्सी पे जाता ही नहीं हूँ. I'll put very, अगर आप मेरा आंसर भी देखोगे पिछले स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो जो कि 600-700 को, I never write controversial statements. मैं हमेशा बैलेंस करता हूँ. मैं अंदर से किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन पेपर में हमेशा मैं जुडिशियरी और रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करूंगा. मैं अंदर से सपोर्ट नहीं किसी को नहीं करता हूँ, बिकॉज टिल नाउ ऑल्सो आई डू नॉट वोट. इफ आई डू नॉट वोट एट द एज ऑफ 35 टिल नाउ, इट मीन्स आई डू नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, राइट? बट दैट डज नॉट मीन आई एम नॉट अ डेमोक्रेटिक पर्सन. आई हैवंट टिल नाउ, मैं किसी आज तक वोटिंग किया नहीं हूँ. आई डोंट नो वेदर आई हैव इलेक्शन कमीशन कार्ड और नॉट, बिकॉज आई डू नॉट सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज. बिकॉज मेरा आइडियोलॉजी के हिसाब से मेरे लिए जो पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर होना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है. So I'll not, but everybody will have some positives. Congress has some positives. BJP has some positives. Both of them have some negatives also. So better not to go into that. And सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, that is the 9 PM news debate. That is the biggest problem which is killing countries, killing our people. News debate. That should be stopped. First of all, a law should come, should stop news debate at least in each channels. तो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा नहीं जाओगे तो बेटर है. ओके, जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता नहीं है कौन चेक कर रहा है, तो क्यों कंट्रोवर्सी में जाना है? आपको पता नहीं ना वो किसका पार्टी है, तो बेटर सबको सेटिस्फाई करने का आंसर लिखो, तो वो बेटर है, आंसर मार्क्स भी अच्छा मिलेगा. तो वे फॉरवर्ड, एक फाइन बैलेंस बिटवीन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एक फाइन बैलेंस होना चाहिए. मैंने क्या लिखा है आंसर देखो, रैदर देन पुटिंग जुडिशियरी अंडर आरटीआई इट वुड बी बेटर टू ब्रिंग इन सम इंटरनल रिफॉर्म्स इन जुडिशियरी. मैं किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा हूं, मैं सच्चा चीज, ट्रू फैक्ट बोल रहा हूं. अब खुद देखो आंसर वे फॉरवर्ड में, रैदर देन पुटिंग जुडिशियरी. हम क्या, ठीक है आपने ले आया, सीजीआई आ गया. Now, if the question is CGI has come under, you have given some positive points, CGI should come. You have given some negative points, CGI should not come. But in the way forward, you can write, okay, CGI has already come. Now it's time to bring internal reforms in judiciary, like bringing the collegium system in bench allotment. Cases को अगर आप bench allot कर सकते हो, तो why not collegium system? उसको भी करो. Increasing the number of judges, using ICT, information and communication technology based on judges expertise for bench allotment. अब बेंच अलॉटमेंट में क्या होता है, सीजीआई सबको देता है, चीफ जस्टिस सबको बेंच अलॉट करता है, तो उसका एक वहां पे क्या होता है, उसका एक बायसनेस आ सकता है, आ भी जाता है, राइट? तो क्या करो, उसमें जो बेंच अलॉटमेंट होता है उसमें टेक्नोलॉजी यूज कर दो, अपने जजेस के एक्सपर्टीज के हिसाब के साथ the cases will be distributed to people or to the judges according to their expertise. So there will be no manual thing. Setting a judicial performance index for enhancing judges performance. Judges performance के लिए एक index तैयार करो, so that they will perform more, they will perform nicely. These are reforms which are needed. Okay, ठीक है. Next, rapid advancement in technology have led to an explosive growth in the volume of data produced, and now data is being considered as one of the most valuable resource. In the light of this statement, discuss the need to legislate a right-based data protection law. इसका देखो नोट दे देता हूँ, कहाँ से पढ़ोगे. एक एसेंस श्री कृष्णा कमिटी है, क्वेश्चन वैसे आ चुका है लेकिन फिर भी स्टेट एग्जाम्स में आ सकता है. ऑन डेटा कमिटी है, लिख लो, उस कमिटी का प्रोविजंस पढ़ लेना. बीएन और एसएन समथिंग है, श्री कृष्णा कमिटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन. ओके, इसको इंटरनेट से पढ़ सकते हो. बीएन श्री कृष्णा कमिटी 2018 में क्वेश्चन आया था मेंस में, एंड रिपीट हो सकता है बिकॉज इट इज इन न्यूज. ठीक है, तो उस हिसाब से वो राइट्स बेस्ड अप्रोच बोला है, वहां पे लिखना है और क्या प्रॉब्लम है और क्या हो सकता है. एक नॉर्मल नोट्स बना सकते हो एंड वन रीड यहां से कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रीड यहां से कर सकते हो, एक रीड यहां से कर सकते हो. और क्या क्या होना चाहिए, हम आगे बढ़ते हैं. नॉर्मल क्वेश्चन है,
कि साइबर सिक्योरिटी जो आज के डेट में काफ़ी प्राइवेसी प्रॉब्लम्स हो रहा है, बैंक लीक हो रहा है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। और एक वे फॉरवर्ड लिखना है कि कॉम्प्रहेंसिव सर्वेलेंस प्रोग्राम होना चाहिए, जुडिशियल ओवरसेट मैकेनिज्म होना चाहिए। एनी काइंड ऑफ, अगर सरकार कहीं ना कहीं हमारा सरकार टारगेटेड सर्वेलेंस भी करे, एवरीथिंग इज गेटिंग सर्वेलेंस्ड नाउअडेज, हमारा व्हाट्सएप से लेके हमारा डिजिटल से लेके, तो एक कहीं ना कहीं प्राइवेसी के ऊपर बहुत है। तो एक जुडिशरी शुड कम एंड हैव एन ओवरसाइट, हैव अ मैकेनिज्म कि ये नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस में होना चाहिए। अगर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, देन करो, लेकिन नॉर्मल लोगों को पब्लिक लाइफ में झांक के, उनका प्राइवेट लाइफ में झांक के, वो अच्छी बात नहीं है। ओके, टारगेटेड सर्वेलेंस इज नॉट गुड। और स्टेट शुड एक्ट ओनली एज ए डेटा कंट्रोलर एज इट कंटेन्स सिटीजन का पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड हैव प्रोविजंस फॉर नॉट शेयरिंग इट विद एक्सटर्नल एजेंसीज। स्टेट बस डेटा को कंट्रोल करेगा, उसको शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ, किसी एक्सटर्नल एजेंसी के साथ। और एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। एग्जामिन द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Examine the role of Supreme Court as the final interpreter of the Indian Constitution. Supreme Court is envisaged as the defender of the Constitution, and its role is noteworthy in strengthening democracy by incorporating new rights and giving voice to the disadvantaged. ठीक है? It has expanded the envelope of social justice by adjudicating on diverse social matters concerning education, livelihood, gender, environment. बहुत सारे social matter पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एजुकेट किया है। ओके, तो उसका एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट, केस वन ऑन द भारती केस। केस वन ऑन द भारती केस 1973। दिस केस क्रिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट एनी आर्बिट्ररी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वे पुटिंग ए चेक ऑन लेजिस्लेचर। तो कहीं ना कहीं केशवानंद भारती केस से कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ, एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने डाला और प्रिवेंट किया कि एनी आर्बिट्ररी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन यू कांट डू, as long as it hampers the basic structure, you can't do any amendment. You can change the fundamental rights. Lot of times it has been changed, few things are getting added in article 21, but it should not, doctrine of basic structure ko it can't touch. Menka Gandhi ke same thing you have to write here. This case included due process of law to article 21, thereby expanding its scope, and eventually led to the inclusion of many other rights into the ambit of article 21. स्कोप बढ़ाया इसका, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऐड हो गया आर्टिकल 21 में, स्कोप बढ़ा दिया और बहुत सारे राइट्स इंक्लूड होने लगे। राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू पैसिव विटनेस या राइट टू प्रिवेसी। यहाँ पे आप केसेस का नाम भी दे सकते हो, राइट टू एनवायरमेंट इस मेटा केस, राइट टू हेल्थ का केस आप लिख सकते हो, मुझे अभी याद नहीं है, राइट टू पैसिव विटनेस या अरुणा सनोबा केस, राइट टू प्रिवेसी पुटुस्वामी केस, इस बार क्वेश्चन भी आया था इसका। ओके, विशाखा केस वही सब चीज है। विशाखा केस, स्कॉलर्स होल्ड विशाखा केस एज पिनाकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इट लेड टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसी एक्ट के बाद ही तो ये आया। मतलब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दिया जिसको बोलते हैं विशाखा गाइडलाइंस। नाउ वन थिंग आई विल आस्क, यू हैव टू आंसर मी, आवाज करके आंसर करो। नाउ विशाखा केस अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ judicial activism or not? Yes or no? Yes or no? What? Yes or no? Yes, judicial activism. Yes. Yes, sir. How? Explain me. How? S.R. Bommai case is an example of judicial activism or not? Yes or no? These things will not find in book, only concept level. Yes, Utkarsh is correct. S.R. Bommai is a case of, not a case of judicial activism, it is judicial restraint. Visakha case is also not judicial activism, it is judicial restraint. Judicial activism is making a law. Guidelines is not a law. Law is this. लॉ किसने बनाया? सरकार ने बनाया। विशाखा ने गाइडलाइन दिया,
तो ये रिस्ट्रेंट किया अपना, रिस्ट्रेंट मतलब पीछे हटना, मतलब अपने आप को रोकना, उसने कोई रूलिंग नहीं बना दिया, मतलब एक नॉर्मल, यहां पे भी एसआर बोम्मई केस में भी क्या दिया, पॉइंट्स दे दिया कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाने से पहले गाइडलाइन दे दिया, दिस थिंग्स यू हैव टू फॉलो। उन्होंने एसआर बोम्मई केस में दे डिड नॉट गो इनसाइड आर्टिकल 356 एंड चेंज द आर्टिकल 350 या फिर दे एडेड समथिंग, नो दे डिड नॉट डू एनीथिंग। If they would have done that, then they would have created a law or changed the law or included something in the law. That is judicial activism. Here they are not doing any changes in the law. They are simply giving guidelines. Banning firecracker is judicial activism or judicial overreach. First of all, Sheetal, judicial activism is nothing but judicial overreach. ठीक है? Now banning firecracker. Banning firecracker. Ban किया. मतलब you can't do. It is not a guideline. It is judicial activism or judicial overreach. Same thing. There are only two things: judicial activism or judicial overreach, and judicial restraint. Banning firecracker is judicial activism because it is a rule. Total, they are putting on, you can't ban. If you do firecracker, police come, you will be arrested or fine लगेगा आपके ऊपर. ठीक है? यहाँ पे they are not changing in the law. Now, right to privacy. What is it? खुद बताओ, राइट टू प्राइवेसी जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट? टेल मी, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट? राइट टू प्राइवेसी? नो, हाउ कम जुडिशियल रिस्ट्रेंट आंचल? कैसे होगा प्राइवेसी? दे आर एडिंग इनटू आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 में ऐड किया ना, तो एक्टिविज्म। एसआर बोम्मई आर्टिकल 356 में कुछ ऐड नहीं किया, दे सिंपली गेव गाइडलाइंस 6 to 7 लाइंस की प्लीज फॉलो दिस, यू, दे शुड नॉट सेड कि यू शुड फॉलो दिस, यू मे फॉलो दिस, दैट्स इट। दे डिड नॉट गो इनटू आर्टिकल 56 एंड एडेड समथिंग, नो। ठीक है? सो जुडिशियल right to privacy, right to environment, all are added under article 21. Article 21 is nothing but a law or a rule or a constitutional provision. They are adding into it. काम किसका है? इसके अंदर ऐड करना किसका काम है? It is the work of the legislature or the government. But here the government is not doing anything. The Supreme Court or the judiciary is adding this into it. So when it does the work of the legislature, it becomes एक्टिविज्म और ओवररीच। जब लेजिस्लेचर का काम करते हैं, दैट बिकम्स एन एक्टिविज्म और ओवररीच। विसाका इज जस्ट ए गाइडलाइन, दे डिड नॉट गो इनटू एनी लॉ, लॉ वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है? और एक केस है, नाउ टेल मी, बालू केस, के बालू केस, व्हाट इज दिस? के बालू केस का क्या आएगा? दैट इज 500 मीटर जो लिकर शॉप बंद करेंगे, 500 मीटर ऑफ नेशनल हाईवेज। सुप्रीम कोर्ट सेड कि विद इन 500 मीटर रेडियस देयर शुड बी नो लिकर शॉप्स। के वालू केस, इट इज जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट? टेल मी, यू टेल मी। So banning 500, this is a rule. Activism, yes. This is a rule. If you do not follow, you have to face the consequences. It is a rule. ठीक है? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगर क्वेश्चन आएगा जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट का डिफरेंस, सो मेंस का क्वेश्चन में अगर आएगा, यू कैन, आई होप यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, तो और एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में, सुप्रीम कोर्ट का क्या फाइनल इंटरप्रेटर जब स्क्रैप किया एनजैक को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को स्क्रैप किया था, जो मोदी सरकार का लाया गया था, ये स्क्रैप किया। द सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट एज इट वायोलेटेड आर्टिकल 50। क्योंकि एनजैक क्यों बनाया गया था? अपॉइंटमेंट के लिए, जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट। हमारा तो थर्ड जजेस केसेस के हिसाब से चलता है आज के डेट में, बट उन्होंने बीच में ये लाया था कुछ दिनों के लिए, हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड कर दिया, बंद करा दिया, क्योंकि इसमें उन्होंने लॉ मिनिस्टर को भी रखा था। एक आदमी लॉ मिनिस्टर भी रहेगा, बट हमारा आर्टिकल 50 क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यू कांट डू, देयर इज सेपरेशन।
and it also hampered the independence of judiciary, which is a basic structure of the constitution. Independence of judiciary, it is hampering both of the things. The Supreme Court scrap किया, the final interpreter. Okay, critical analysis में वो लिखोगे. See, critical analysis में आप लिखोगे, देखो, the main work of judiciary is to interpret laws. You can't make laws, not to make laws, which is the work of the legislature, but you are doing it. Judicial activism itself imparts the theory of separation of powers. अब देखो, in the Balu case, the Supreme Court banned liquor shops around 500 meters national highway. This work, ये काम किसका था? Who should have done this work? This work should have been done by the legislature, not by the judiciary. You are yourself like not following the separation Article 50. You yourself are not following. ठीक है? See how, what is the contradiction in here? Scrapping a Venn Jack, you say, the judiciary says it is independence of the judiciary. It is hampering, so you are scrapping because Article 50 violate कर रहा है. क्या ये Article 50 violate नहीं कर रहा है? It should have been the work of the legislature, but you are doing. Nowadays, Indian courts are seen as political institutions. Recent case of 4 senior judges publicly addressing against the CGI. Okay. So conclusion, you can read, however, as the final interpreter, Supreme Court has largely been successful, but it has to maintain its standard to the fullest because the Indian people look into the judiciary or Supreme Court as the highest institution of democracy. We look after the Supreme Court as our highest institution. So it should also maintain that standard because we respect Supreme Court, right? Supreme Court's decision. Okay, next question is very easy question. Explain briefly the structure of United Nations Human Rights Commission. एक IR का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल रखा है. So कोई एक इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है आजकल, लाइक एक ट्रेंड है, इट हैज बिकम, मतलब डिफिकल्ट भी आ रहा है. ओके, सो हम ट्राई करेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को कवर करने के लिए. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ UNHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन. इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ UNHRC हैड अफेक्टेड इट्स पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस, ड्यू टू व्हिच द बॉडी इज सेड टू बी ए टूथलेस टाइगर. तो पहले ये एक उसका स्ट्रक्चर लिखोगे जो हमने डायरेक्ट IR में पढ़ाया था मैंने IR के क्लास में. It is an intergovernmental body of the UN founded in 2006 to promote and protect human rights all over the world. Structure of UNHRC consists of 47 states. Each year, 2/3 of the council is elected by United Nations General Assembly through direct and secret ballot. Sessions are held thrice a year. So, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछा है तो फैक्ट याद करना पड़ेगा. तो योर अगेन प्रीलिम्स नॉलेज विल कम इनटू प्ले. जो मेरा नोट्स का जो है, it will come into play. Sessions are conducted thrice a year. Members of the council serve for a period of 3 years. They are not eligible for immediate re-election. Okay, after serving 2 consecutive years. Council का एक president रहेगा, 4 vice president रहेंगे. Seats of the council are distributed according to geographical distribution. मतलब नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप से इतना है, एशिया से इतना है, ठीक है, उस हिसाब से geographical distribution के हिसाब से सीट्स. Now, कितना geography कितना है, that is not required to write here. How many seats for which area? Not required. अफ्रीका से है, so better write seats are distributed according to geographical distribution. Okay. फिर क्वेश्चन पे आ जाओ. सेकंड पार्ट, पॉलिटिसाइजेशन हो गया है बहुत. ओके, It is often said that the politicization of UNHRC had affected its potential and performance. UNHRC का जो एंटी इजराइल बायस है, कोई सपोर्ट करता है जो इजराइल और पैलेस्टाइन इशू में होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड. UNHRC का एक एंटी इजराइल बायस है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिसाइजेशन है ये. फेलियर इन टैकलिंग ह्यूमन राइट्स इशू, इन सीरियन क्राइसिस, रोहिंग्या इशू, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं. UNHRC have largely been unsuccessful, failure. UNHRC is only issuing guidelines and there is lack of framework to see whether the countries adhere to the guidelines. UNHRC में पाकिस्तान भी मेंबर है, ठीक है, क्या वो गाइडलाइन फॉलो करता है? नहीं करता है, बिकॉज इट इज ओनली सिंपली, इट इज मतलब कुछ बाइंडिंग नहीं है, इट इज ओनली इशूइंग गाइडलाइंस. गाइडलाइंस कौन फॉलो करता है? कोई फॉलो नहीं करता है. The recommendation guidelines are itself, जो recommendation है, जो guidelines है, by itself non-binding in nature. These are non-binding.
countries like Pakistan and Saudi Arabia, which have gross human rights violation, are the members of UNHCR, but nothing has been done. Okay. So hence the UNHCR should bring out a robust institutional framework coupled with accountability aspects. Like accountability mechanism आना चाहिए in order to curb the human rights violation in the world. Okay. Next, the doctrine of basic structure is not derived from the constitution, still it exists within the constitution. Very important question. ये जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन से तो डिराइव नहीं हुआ है. इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो कोर्ट ने लेके आया, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लेके आए. इट ब्रॉट, सुप्रीम कोर्ट ब्रॉट, बट कहीं ना कहीं इट स्टिल एग्जिस्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कहीं ना कहीं उसके सोल के अंदर है. कैसे लिखोगे? ओके. The basic structure came up to the fore in the Keswan and the Bharti case, where the Supreme Court ruled that Parliament can amend the Constitution without violating the basic structure of the Constitution. ठीक है? However, the basic structure is not derived. अब ये आ जाओ क्वेश्चन पे. बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं हुआ है. कैसे? See, the basic structure of the Constitution is not exactly defined. कहीं पे डेफिनेशन नहीं है. बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं पे डेफिनेशन नहीं है. बेसिक स्ट्रक्चर बस लिखा गया कि these things are the basic structure, but what is the definition of it nobody knows. But its contents have been provided. कौन प्रोवाइड किया? जुडिशियरी प्रोवाइड किया है. एंड दैट टू नॉट एट अ टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम. बहुत सारे केसेस में किया है. केशवानंद भारती केस में तो बोल दिया, बाकी बहुत सारे केसेस में आता गया. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएचपी, दीज आर ऑल बेसिक स्ट्रक्चर. और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है? तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ये जुडिशियरी ने लेके आए हैं. द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट गॉट हाईलाइटेड इन वेरियस जजमेंट सच एज केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स केस, ववन राव केस. बहुत सारे केसेस में वेरियस जजमेंट से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आया. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो केसेस का नाम भी आप दे रहे हो यहाँ पे. ओके. द डॉक्ट्रिन डज नॉट हैव ए टेक्सचुअल बेसिस. कोई टेक्स्ट, कोई बेसिस, कोई जैसे हर रिलीजन का या हर चीज का एक टेक्स्ट बेसिस रहता है. वैदिक का जैसे ऋग्वेदास है, पुराणास है, हर चीज का एक टेक्सचुअल बेसिस होना चाहिए. इसका वैसा कुछ नहीं है. एंड देयर इज नो प्रोविजन विथ स्टिपुलेटिंग दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ बेसिक स्ट्रक्चर, दैट दिस स्ट्रक्चर इज बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ अमेंडिंग पावर. कोई प्रोविजन ऐसा भी नहीं है जो कि ऐसे स्टिपुलेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ अमेंडिंग पावर. नथिंग हैज बीन रिटन एनीवेयर. Judiciary just said it. Having said that, it is also quite evident that the basic structures exist within the constitution. कैसे? See, it is deeply rooted in the constitution's text. It is deeply rooted. मतलब कहीं ना कहीं it is उसके soul या spirit पे है. As it possesses substantial moral value and strengthens the democracy. Democracy तो है ना constitution में. By limiting the power of a majoritarian government, it limits the power, the tyrannical power. It limits the tyranny of the government को लिमिट करता है. गवर्नमेंट कांट कम एंड डू एनीथिंग arbitrarily, and that is in a way rooted in our constitutionalism. कहीं ना कहीं it supports constitutionalism. It limits the power of the government or the legislature. Strengthen democracy कहते हैं. तो कहीं ना कहीं it is deeply rooted in the soul of the constitution. ऐसे करके भी लिख सकते हो. बहुत ही सब्सटेंशियल मोरल वैल्यू देता है. ओके. बेसिक स्ट्रक्चर हैज इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिटली तो मेंशन्ड नहीं है. इट इज नॉट जो कि वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबव कि देयर इज नो एक्सप्लिसिट मेंशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर हैज एन इम्प्लिसिट एक्सेप्टेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स. ठीक है? इम्प्लिसिट एक्सेप्टेंस है वेयर सम बेसिक डॉक्ट्रिन वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म वर डिस्कस्ड, एंड दीज आर ऑल नाउ इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर. These things were discussed by our forefathers, by our constitution makers. That is why it attracted more importance, because basic structure also include these things. Okay. The preamble also defines the boundary up to which a state can go. State means the government can go. It tells the Republic of India is constituted into a democratic, socialist, secular state, which eventually became some of the basic structures. Socialist state, secular state, ये सब आया ना. These 2 points you can club it and write, because यहाँ पे हम
यहाँ पे हम नॉर्मल इम्प्लिसिट एक्सेप्टेंस के बारे में बात करें, यहाँ पे हम बोले कि प्रियम्बल के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं. प्रियम्बल ऑल्सो टेल्स इट. प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. Okay, fine. Next. Rule of equality and freedom of dignity of an individual are also basic structure. These are clearly mentioned in fundamental rights. Now, rule of equality. लिखा है फंडामेंटल राइट्स में, फ्रीडम डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एंड दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन बेसिक स्ट्रक्चर. सो in a way we can say कि okay, these are also basic structure. It is also within the soul of the constitution. Therefore, we can conclude that the basic structure may not have a basis in the constitution's language, but it has its heart and soul in the constitution. Constitution के language में it is not there. The basis is not there in a form of a text or something, but it has its उसका जो soul है, उसका जो heart है, it has its in the constitution. Okay, last question. Last question is not that important because काफी पुराना हो गया है. The right to a dignity life extends up to the point of having a dignified death. ठीक है. Analyze in the light of guidelines given by the Supreme Court in a recent judgment. So this question deals with passive euthanasia. Very easy question. Recently, the Supreme Court recognized passive euthanasia in the Aruna Sanubhag case and gave legitimacy to a living will or an advance directive. Living will, मतलब will देना पड़ेगा. Practice whereby a person, while in a competent state of mind or a vegetative जगह पे है वो, मतलब state of condition में है, जो कि वो काफी बीमार है, leaves a written instructions on the sort of medical treatment that may or may not be administered in the event of her reaching a stage of terminal illness. मतलब वो एक will, he or she can write a will कि I need this kind of treatment, okay, when I go into a vegetative state, जिसको advance directive बोलते हैं. The Supreme Court has invoked its inherent provision of Article 142 to grant legal status to advance directives. Now, this is judicial activism. This is judicial activism. The Supreme Court has invoked its inherent provision under Article 142 in euthanasia case, passive euthanasia, to grant legal status. तो कहीं ना कहीं लॉ का काम कर रही है यहाँ पे. So it is a judicial activism. Okay, because it is included under Article 21. Supreme Court extended the Article 21 of right to life and personal dignity and included it in the right to a dignified death. Everyone, if you have a right to life, you should also have a right to dignified death. If a person wants कि I want to die, so but passive euthanasia, not active. I hope you know the meaning of active euthanasia and passive euthanasia. Active में पूरा इंजेक्ट करते हैं हम, कुछ इंजेक्ट करके उनकी डेथ करते हैं. यहाँ पे we just leave everything, मतलब हम छोड़ देते हैं, बंद करा देते हैं. तो डिग्निफाइड डेथ का भी राइट है. It mentioned that no law or constitution has a right to take away the liberty, self-determination and autonomy of a terminally ill person. किसी का कोई भी लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का राइट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट सेड दिस कि anyone do not have the right to take away the liberty, self-determination and autonomy of a terminally ill person. Nobody has the right or the liberty can take this. खास करके no law or a constitution can take this right. He or she can have a dignified death. If he has right to life, he has right to dignified death also. A patient who is on the verge of dying has right to refuse medical treatment, provided that he gives the living will. He or she has right to refuse. I'm in so much pain that I do not need any kind of medical treatment, but provided you have to give a living will or that advance directive. I need this kind of thing. One signature will be there. Your son or a daughter or anyone who is taking care of you has to give a signature there also. ठीक है? तो इसके implications क्या है? Implications है कि this will help families in stopping the pain and also लेसन एक्सपेंसेस. क्यों खर्चा करना है इफ यू नो कि ये और ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाली है. सो इट विल स्टॉप फैमिलीज इन पुटिंग like extra expenses and stopping the pain also. This judgment on passive euthanasia is a big relief to family members of terminally ill patients, both emotionally and financially also, because emotionally also you can't see the person in that condition. But it has some concerns also, because this may be misused by family members with regard to property issues. People can misuse also. And this judgment also undermines the growth of modern science and medicine. See, modern science and modern medicine is increasing day by day or advancing day by day. So in a way, if there is science, so we should wait. Science is developing or growing day by day. So in a way, this judgment is undermining undermining the growth of modern science. Why to make people passive with them? Why to make people die? Science band ho gaya. Science hai, there is a science. There should be there. We can, like,
हम आगे जा सकते हैं, उसको बचा सकते हैं कुछ भी करके, बिकॉज साइंस का जो वैल्यू है या फिर जो उसका जो एडवांसमेंट हो रहा है उसको अंडरमाइन हो रहा है ये जजमेंट. ओके फाइन. सो इन वे फॉरवर्ड यू कैन राइट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट हाई कोर्ट शुड कॉन्स्टिट्यूट मेडिकल बोर्ड which will decide if passive euthanasia is needed. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट्स एक मेडिकल बोर्ड करेगी, दे विल डिसाइड कि वेदर पैसिव यूथनेसिया इज नीडेड और नॉट. मतलब काइंड ऑफ ए मॉनिटरिंग. द गवर्नमेंट नीडेड टू मेक एन एक्ट ऑन दिस लाइंस. और गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एक लॉ बनाना जरूरी है. अ लिविंग विल मेक सेंस इफ कपल्ड विद अ मेडिकल पावर ऑफ अटर्नी एंड इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, बिकॉज इट इज प्रोन टू मिसयूज, राइट? लिविंग विल इज प्रोन टू मिसयूज for property issues and all. So it will make only sense if it is coupled with a medical power of attorney or an independent third party monitoring is also required. ठीक है. So ये 10 क्वेश्चंस आप लिखो, अच्छे क्वेश्चंस है. इफ यू राइट इट तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ जाएगा फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो और मेंस को ऑल्सो. ठीक है, इसको राइट करके करो. कल से हम क्लास 6 बजे करेंगे. ओके 6 o'clock. ओके थैंक यू. गुड नाइट.